हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछले साल की जो भी घटनाएं रही हैं, जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं, उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर आ पाए, बहुत अच्छे से सही करके आ पाए। तो इसकी हमारी कोशिश है। तो पिछले जो टर्न पर हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो भी घटनाएं, जो भी करंट अफेयर्स था, उसको पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं और उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। आज हम लोग जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे टॉपिक्स को आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे जो पिछले साल काफी करंट अफेयर्स में बने रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट। एक्चुअली इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो काफी चर्चा में रहा है, वो चर्चा में ये रहा है कि टीलोमियर टू टीलोमियर एक प्रोजेक्ट चलाया गया, उसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया। कहानी थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ मोटी मोटी, तो वो आपको समझ में आ जाएगी क्यों ये चर्चा में रहा है। ऐसा हुआ था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम जो परियोजना है, ठीक है, मानव जीनोम परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके 1990 में। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1990 में और ये परियोजना 2003 में कंप्लीट हो गई थी। तो मानव जीनोम परियोजना 1990 में इसकी शुरुआत हुई, 2003 में कंप्लीट हुई। इसमें मानव जीनोम पहली बात तो जीन और जीनोम को थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। होता क्या है बच्चों कि अगर आप देखें तो हमारा जो एक कोशिका होती है, ठीक है, हमारी जो एक सेल होती है, ठीक है, हमारी एक सेल है मान लीजिए, तो ये सेल के अंदर मौजूद होता है यानी हमारी कोशिका। प्रत्येक जीव, आपको ये तो पता ही है कि प्रत्येक जीव जो है वो किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। अब कोशिका जो बनती है हमारे शरीर में, जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं जो जीवों के शरीर में पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के बीच उन कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं जिससे कि आपको इस बात समझ में आए कि जीनोम क्या होता है, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। तो किसी भी जीव के शरीर की जो इकाई होती है वो कोशिका होती है और कोशिका का जो ब्रेन होता है, जो उसका मस्तिष्क होता है, वो उसका केंद्रक होता है बच्चों। ठीक है, अब इस केंद्रक के अंदर कुछ इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह जो गुणसूत्र होता है मेरे बच्चों, वो गुणसूत्र बनता है गुणसूत्र जो बनता है वो एक्चुअली एक धागे जैसी यानी कि एक रस्सी नुमा संरचना से बनता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीएनए के नाम से जानते हैं। ये भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो ये जो डीएनए होता है बच्चों, ये डीएनए बना होता है, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए जो है वो पहली जो इसका जो चारों तरफ जो किनारे वाला भाग है, जो मैंने ये येलो कलर का खींचा है, ये एग्जैक्टली पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से ये इसकी जो कह सकते हैं बेस होता है, इसका जो किनारा होता है, ठीक है, इसका जो कह सकते हैं किनारे वाला भाग होता है, वो बना होता है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। लेकिन इसके बीच में जो है नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं, यानी 4 तरीके के नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। एक एडेनिन पाया जाता है, एक ग्वानिन पाया जाता है, एक थाइमिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजनस क्षार समूहों से मिलकर इसके बीच वाला भाग यानी ये जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 4 तरीके के क्षार समूहों से बनता है, जिसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन कहते हैं। ये सब बातें बहुत बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए अगर आप 2023 की तैयारी करने जा रहे हैं। मैं बस सिर्फ इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से ये बना होता है। ये बीच में ये जो लैडर जैसा यानी कि सीढ़ी नुमा जो भाग आपको दिख रहा है, ये क्षार समूहों से मिलकर बनता है। हमेशा जो क्षार समूह आपस में जुड़ते हैं, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये जो क्षार समूह जो है आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं।
अब ये जो डीएनए होता है, मतलब मैंने क्या बताया, ये जो क्रोमोसोम होता है ये किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। यानी क्रोमोसोम में क्या लिपटे हुए होते हैं, ये रस्सीनुमा संरचना लिपटी होती है जिसे डीएनए बोलते हैं, और डीएनए जो है इन 4 समूहों से मिलकर बनता है। अब इन 4 समूहों का छोटी छोटी दूरी पर ये 4 समूह अपना जो कह सकते हैं सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसका अपना सीक्वेंस जो है बदल देते हैं। जैसे एटीजीसी एटीजीसी यानी एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, फिर इसके बाद कुछ दूर पे जीसी 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 एटी 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 एटीजीसी, इस तरीके से 4 समूहों का जो क्रम होता है वो कुछ कुछ दूर पे बदल जाता है। यानी कि ये जो डीएनए होता है ये थोड़ी थोड़ी दूर पर इनके 4 समूह होते हैं उनका क्रम बदल जाता है। तो ये जो 4 समूहों का क्रम जो बदलता है, ठीक है, बदलता है थोड़ी थोड़ी दूर में, और इसके अपने अलग फीचर होते हैं, अलग अपने कैरेक्टर, अपने लक्षण होते हैं। तो इन 4 समूहों के जो 4 समूहों का जो कह सकते हैं पैटर्न होता है, ठीक है, जो पैटर्न होता है जो ये बदलता है, इसे ही हम लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो एक कोशिका के अंदर मैंने क्या बताया, एक कोशिका के अंदर जो है वो गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे पहले एक कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र किससे बनता है बच्चों, डीएनए से बनता है। ठीक है, डीएनए से उसका मेन कंपोनेंट होता है। और डीएनए जो होता है, डीएनए में छोटे छोटे सीक्वेंस, यानी 4 समूहों के सीक्वेंस जो अलग होते हैं, या 4 समूहों के जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, जीन बोलते हैं, इन्हें जीन कहा जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी, यानी हमारे शरीर के अंदर या किसी जीव के शरीर के अंदर जितने भी जीन पाए जाते हैं उनको सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीनोम कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। डीएनए में 4 समूहों का क्रम पाया जाता है। ये 4 समूहों के क्रम थोड़ी थोड़ी दूर में बदल जाते हैं। एटीजीसी 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 जैसे हो रहा है, कुछ दूर पे फिर जीसी 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 एटी हो जाएंगे, फिर एटी 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 हो जाएंगे। इस तरीके से 4 समूहों का क्रम थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलता जाता है। तो जहां पर ये जो बदले हुए 4 समूहों के क्रम होते हैं, इन्हें ही क्या बोला जाता है, जीन कहा जाता है। और ऐसे माना जाता है कि अगर मानव शरीर की मैं बात करूं तो मानव शरीर में लगभग 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और उनमें लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं। कितने जीन पाए जाते हैं, 20,000 जीन पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव के शरीर के अंदर जितने कुल मिलाकर जीन पाए जाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीनोम कहते हैं। तो होप कि आपको जीनोम समझ में आ गया होगा कि जीनोम क्या है। ठीक है, जीनोम क्या है, तो सामूहिक रूप से जितने जीन हमारे एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं या एक जीव के शरीर में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग जीनोम कहते हैं। तो हुआ क्या, अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 से शुरुआत इसकी हुई थी वो 2003 में कंप्लीट हुआ था। इसका एम क्या था, जो मानव जीनोम परियोजना थी उसका एम ये था कि हम लोग हमारे शरीर में कितने जीन पाए जाते हैं, ठीक है, उन जीनों में कौन सी समानताएं हैं, कौन सी विषमताएं हैं, कौन से जीन क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सबको समझना था। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर कितने जीन पाए जाते हैं, ठीक है, कितने जीन, कौन कौन से जीन क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे काम करते हैं, इन सब को समझने का जो एक प्रोजेक्ट किया गया था उसे ही हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते थे। और उसको 1990 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। 2003 में ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। ठीक है, 2003 में ये मान लिया गया कि हमने बहुत कुछ समझ लिया। तो ये पता चला कि जितने लगभग 20,000 जीन हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ बुक्स में 30,000 भी लिखा हुआ, 40,000, लेकिन जैसे जो मॉडर्न एक्सेप्टेड है, मतलब लगातार जो अभी नई खोजें हो रहे हैं उसके हिसाब से 20,000 जीन जो है वो एक कोशिका के अंदर, मानव शरीर की जो कोशिका होती है उसके अंदर 20,000 जीन पाए जाते हैं। अब ये जो 20,000 जीन होते हैं, ये जीन करते क्या है, पता ये चला कि ये जीन शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोटीन बनती है बच्चों, ये प्रोटीन क्या करती है कि हमारे शरीर के अंदर कैरेक्टर, यानी हमारे शरीर के अंदर हर लक्षण को व्यक्त करने के लिए, यानी हमारे शरीर में जो कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं, हमारे शरीर की स्किन दिख रही है, हमारे शरीर के बाल दिख रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स दिख रहे हैं, एंजाइम दिख रहे हैं, वो सब के सब असल में प्रोटीन है। और वो प्रोटीन कौन बना रहा है, जीन के इंस्ट्रक्शन से बन रहा है। ठीक है, जीन उसे निर्देशित करता है। ठीक है, जीन किसको निर्देशित करता है, आरएनए को निर्देशित करता है। कई तरीके के आरएनए पाए जाते हैं, उनमें से आरएनए, तो जीन क्या करता है, एक आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है आरएनए, तो जीन आरएनए को निर्देशित करता है। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन हमारे शरीर के लक्षणों की तरह से व्यक्त होते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हमारे जो बाल पाए जा रहे हैं, बाल आपको दिख रहे हैं, ये बाल एक प्रकार का प्रोटीन है, इसे किसी ना किसी आरएनए की मदद से बनाया गया होगा। ठीक है, और लेकिन कैसा ये बाल होगा, ये घुंघराला होगा, सीधा होगा, काला होगा या भूरा होगा, ये कौन निर्धारित करता है, जीन निर्धारित करते हैं। और जीन कहां पाए जाते हैं, हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये हमारे
शरीर में कैसे पहुंचते हैं, हमारे माता पिता से पहुंचते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो मतलब ये हुआ कि हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 से 2003 तक किया गया, उसमें यही चीजें समझने की कोशिश की गई कि मानव के शरीर में कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं, कि उनके क्या फंक्शन होते हैं, कौन से जीन क्या काम करते हैं, इन सबको समझने का प्रयास किया गया 1990 से 2003 तक मानव जीनोम परियोजना में। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन इस परियोजना में हुआ क्या, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उस वक्त मौजूद थी 2003 तक, उसमें सिर्फ हम लोग 92% जीनों को ही समझ पाए, ठीक है। यानी ह्यूमन जीनोम परियोजना जब 2003 में कंप्लीट हुई तो सिर्फ 92% जीनों के बारे में ही हमें समझ में आया कि कौन से जीन क्या हैं और क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो लगभग 92% जीनोम के बारे में हम अध्ययन कर पाए। लेकिन हमारे पास अभी भी 8% ऐसे जीन थे जिनके बारे में हमें नहीं पता हो पाया, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम उन 8% बचे हुए जीनों के बारे में अध्ययन कर सकें। तो उसमें होता क्या है कि इसमें जो आपका क्रोमोसोम होता है, तो जो गुणसूत्र होता है बच्चों, तो गुणसूत्र पर कई अलग अलग तरीके के भाग होते हैं। एक भाग होता है यू क्रोमैटिन, ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये यू क्रोमैटिन भाग है। और ये जो आपको ये येलोइश कलर का या ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये जो है हेट्रोक्रोमैटिन भाग कहलाता है। ये भाग जो है हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है, ये वाला भाग हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है, ये वाला भाग हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है, और ये वाला भाग जो है यू क्रोमैटिन वाला भाग कहलाता है, ठीक है, भाग कहलाता है। तो बात यहां पर ये आ गई कि जो यहां पर हम लोगों ने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करी थी, तो उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 8% जो जीनों का अध्ययन नहीं किया जा सका था, वो हमारे गुणसूत्र में पाए जाने वाले वो स्थान थे जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला जो स्थान है, ठीक है। शेष 8% जो छोड़ा गया था वो कौन सा था, हेट्रोक्रोमैटिन वाला क्षेत्र था, उसका अध्ययन नहीं किया जा सका था, हेट्रोक्रोमैटिन वाले भाग का अध्ययन नहीं किया जा सका था। मतलब ये है कि अगर हम लोग इधर यहां पर देखें, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो भाग है, यू क्रोमैटिन वाला भाग है, इसका तो अध्ययन किया जा सका था। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन वाला जो भाग है, जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, क्रोमोसोम, क्योंकि यहां पर जो क्रोमोसोम्स जो गुण वो पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, वो माना जाता था प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ठीक है, उन्हें जंक डीएनए कहा जाता था कि वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो ये गुणसूत्र का, ये पूरा गुणसूत्र है, गुणसूत्र का ये ऑरेंज कलर वाला भाग हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है, हेट्रोक्रोमैटिन वाला भाग कहलाता है। और हेट्रोक्रोमैटिन में ऐसे जीन पाए जाते थे जिनके बारे में सोचा जाता था ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं, जंक डीएनए, और इनके बारे में हमारे पास वो उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इनके बारे में हम समझ पैदा कर पाए, इनके बारे में जान पाए। तो हुआ क्या कि हेट्रोक्रोमैटिन वाले भाग का अध्ययन हम नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन यू क्रोमैटिन वाले भाग का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। तो 92%, इसका मतलब 92% जो जीन मौजूद होते हैं वो किस भाग में होते हैं, यू क्रोमैटिन वाले भाग में मौजूद होते हैं, और उनका अध्ययन किया जा सका। लेकिन ये हेट्रोक्रोमैटिन वाला जो भाग था, इसका अध्ययन हम नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अभी हमने एक जो प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम। इसे क्या कहा गया बच्चों, इस प्रोग्राम का टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम। तो टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम नाम का जो प्रोग्राम चलाया गया, इसमें हमारे पास अब वो टेक्नोलॉजी आ गई कि बचे हुए जो 8% जीन है उनका अध्ययन किया जा सके। तो बाद में आज की टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर और बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स की मदद से हम लोगों ने क्या किया, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मदद से जो बचे हुए भाग 8% भाग था, उसका भी हम लोग अध्ययन कर पाए। और पिछले साल जो है ये अध्ययन कंप्लीट हुआ। तो बचा हुआ जो 8% भाग था, जिसको हम लोग 1990 से 2003 के बीच में जो रिसर्च, जो हम जिन जीनोमों का अध्ययन नहीं कर पाए थे, ठीक है, सिर्फ 92% जीनोमों का अध्ययन हमने किया था। तो जो बचे हुए 8% जीनोमों का अध्ययन था वो टीलोमियर टू टेलोमियर कंसोर्टियम की मदद से किया जा सका। इसका मतलब यह हुआ कि अब इंसानों का लगभग 100% जीनोम जो है, यानी जितने भी जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन किया जा चुका है, उन सब के जीनों के बारे में समझा जा चुका है, वो जितने भी जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं उन सब की मैपिंग की जा चुकी है, उनको सीक्वेंस किया जा चुका है। तो यह बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि मानव शरीर में जितने जीन पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन कर पाना, उनको सीक्वेंस कर पाना, उनके फंक्शंस को समझ पाना, यह काम जो है वो पिछले साल हुआ और काफी चर्चा में रहा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि मानव जीनोम का अब 100% जो है सीक्वेंसिंग हो चुकी है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। तो ऐसा नहीं था कि पूरा एक साथ किया गया, 92% ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ, और बचा हुआ 8% जो है वो टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम के थ्रू हुआ, जो पिछले साल ये जो है वो
कंप्लीट हुए, ठीक है, ये वाला जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो अब सर बात आती है कि इतना सर आपने बता दिया, तो अगर 100% जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई तो फायदे क्या है? अरे सर फायदे बहुत ही हैं। जब हमें पता होगा हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं, हमारे शरीर का हर कैरेक्टर, हमारे शरीर का हर फीचर, हमारे शरीर की हर बीमारी किस पर डिपेंड करती है? हमारे शरीर में बनने वाले प्रोटीन पर, हमारे शरीर में हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन पर, एंजाइम पर, हमारे शरीर की जो ये त्वचा दिखाई पड़े, बाल दिखाई पड़ा है, जो भी कुछ दिखाई पड़ा है, सब प्रोटीन है। और ये सारे के सारे जो प्रोटीन हैं वो सारे के सारे प्रोटीन किसी ना किसी जीन पर के ऊपर कैरेक्टर पर निर्भर करते हैं। यानी हमारे शरीर में अगर कोई अनुवांशिक बीमारी होती है तो हमारे जीनों में खराबी की वजह से होती है, ठीक है। तो अनुवांशिक बीमारियों को समझने का मौका मिलेगा। अगर हम जीनोमों के बारे में समझ लेंगे तो अनुवांशिक बीमारियों को समझने का मौका मिलेगा। अगर बीमारियां हम समझ जाएंगे तो उसका इलाज भी संभव हो पाएगा जीन चिकित्सा की मदद से। इसके अलावा जो है हमारे देश में कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कहाँ के कितने प्रकार के कितने डिफरेंट लोग पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन हो पाएगा। कौन से स्पेशल कैरेक्टर वाले लोग यहाँ पे, कौन से स्पेशल ऐसे लोग पाए जाते हैं, कौन से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो यहाँ पे ट्राइबल लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टर मौजूद हैं, जिनके अंदर कुछ यूनिक जीन मौजूद हैं, उनके बारे में अध्ययन हो पाएगा। कौन भारत के मूल निवासी हैं उनका पता हो पाएगा, कौन बाहर से आए हैं उनका पता हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे रिसर्च हो सकेंगे जिसकी मदद से मानव की बीमारियों को दूर किया जा सकेगा, मानव की गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकेगा, साथ ही साथ मानव की जो सभ्यता है, पूरी मानव सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जा सकेगा। ये सब बहुत सारे फायदे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हैं। तो ओवरऑल अभी जो मैंने आपको बताया, हमने इतिहास एक तरीके से इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हमने कंप्लीट कर ली, यानी कि मानव जीनोम का 100% सीक्वेंसिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ये वाली सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात आगे हम लोग दूसरे उस पर चलते हैं कि ये mRNA वैक्सीन, ठीक है। दूसरे इसमें mRNA वैक्सीन यानी mRNA प्रौद्योगिकी तकनीक, mRNA टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो भैया mRNA वैक्सीन जो है ये अभी काफी चर्चा में रही, क्योंकि कई देशों को, ठीक है, कई देश ऐसे हैं जो कि गरीब हैं या बहुत ज्यादा गरीब हैं, या फिर गरीबी रेखा के नीचे हैं, या फिर डेवलपिंग हैं, अभी विकासशील हैं, उनके पास अपनी वैक्सीन को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने mRNA वैक्सीन को, ठीक है, mRNA बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, mRNA वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने का काम किया किसने? WHO ने। अब ये जो mRNA वैक्सीन क्या होती है? mRNA जो वैक्सीन होती हैं बच्चों इस बात को समझिएगा कि mRNA वैक्सीन क्या होती है, होता क्या है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, अभी एक चीज बड़ी चीज बता दी हमने कि mRNA होता क्या है। पहले इसे थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है बच्चों कि मैसेंजर RNA जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के अंदर DNA, गुणसूत्र किससे बना हुआ है? DNA से बना हुआ है। अब ये जो DNA होता है इसके अलग अलग सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। यानी DNA से ही जीन बना होता है। तो जीन जो है वो निर्देश देता है। ये किसको निर्देश देता है? ये निर्देश देता है बच्चों mRNA को, ठीक है, mRNA को, ठीक है, mRNA को निर्देश देता है। mRNA 3 तरीके के RNA पाए जाते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। तो जीन जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिका के अंदर mRNA जो है वो जीन जो है वो हमारे शरीर में जो DNA से ही बना होता है ना जीन, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जीन निर्देश देता है mRNA को, और फिर mRNA क्या करता है? निर्देश देता है rRNA को और tRNA को, ठीक है, और tRNA को, ठीक है। अब इसको डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, rRNA tRNA, मैंने शॉर्ट में इसको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, इससे यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो जीन निर्देश देता है mRNA को, mRNA निर्देश देता है किसको? rRNA और साथ ही साथ tRNA को, और rRNA और tRNA मिलकर क्या काम करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये काम होता है। तो mRNA का काम क्या होता है? किसको निर्देश देना? rRNA को, और tRNA को किसके निर्देश को देना? ठीक है, जीन निर्देश दे रहा है mRNA को, mRNA किसको निर्देश दे रहा है? rRNA और tRNA को, और फिर rRNA tRNA हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और यही प्रोटीन हमारे शरीर में लक्षणों का विकास के लिए जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ये mRNA वैक्सीन होती है बच्चों, ठीक है, ये mRNA जो वैक्सीन होती है, mRNA जो टीके होते हैं, इनके अंदर क्या किया जाता है कि कैसे काम कर चलता है कि जैसे वायरस का, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा
कि ये जो वायरस होता है ना बच्चों, ये जो वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, तो कोरोना वायरस है, तो ये वायरस जो होता है इसका एक स्पेशल प्रोटीन जो स्पाइक प्रोटीन कहलाता है, तो स्पाइक प्रोटीन जो होता है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन भी कोई ना कोई इस वायरस के अंदर ये स्पाइक प्रोटीन कौन बना रहा होगा, कोई ना कोई आरएनए की मदद से बन रहा होगा। यानी स्पाइक प्रोटीन को बनाने के लिए स्पाइक एमआरएनए भी मौजूद होगा, जो कि जो स्पाइक प्रोटीन को बनाता होगा, यानी स्पाइक एमआरएनए निर्देश देता होगा टीआरएनए और आरआरएनए को, जैसा मैंने पहले बताया। और फिर टीआरएनए और आरआरएनए क्या बनाते होंगे, स्पाइक प्रोटीन बनाते होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्पाइक जो प्रोटीन बनती है कोरोना वायरस की, जो कि इंफेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, जो संक्रमण के लिए जिम्मेदार होती है, वो किसी ना किसी स्पाइक एमआरएनए की वजह से बन रही है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं बच्चों कि इस वायरस को, ठीक है, हम इस जो वैक्सीन बनाते हैं, इस वायरस को बॉडी में डालकर एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करते हैं। अब आपको पता है ना कि एंटीबॉडी का जब वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो वही उसी जब वायरस, मरा हुआ वायरस या थोड़ा सा निष्क्रिय वायरस जब शरीर में डाला जाता है, तो हमारी बॉडी उस निष्क्रिय वायरस या डेड वायरस के खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और वो यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो वो एंटीबॉडी क्या होती है, जब रियल में अटैक हमारे शरीर पर होता है उस वायरस का, तो वो एंटीबॉडी पहले से तैयार होती हैं, तो उस वायरस से लड़ती हैं और उसे मारकर खत्म कर देती हैं। इस वजह से जो लोग वैक्सीन लगवा के रखते हैं उनके अंदर ये प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से डेवलप होती है, क्योंकि उसने वैक्सीन के द्वारा वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर दी जाती हैं। ठीक है, क्रिएट कर दी जाती हैं, और फिर जब हम पर हमला होता है रियल वायरस का, तो हमारी वो एंटीबॉडी जो पहले से ही तैयार है, वो जाकर मारकर हमारे दुश्मन को, हमारे वायरस को खत्म कर देती हैं। तो हम लोग डेड वायरस का या फिर निष्क्रिय वायरस का उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पर जो एमआरएनए वैक्सीन होती है, हम इसमें डेड वायरस या निष्क्रिय वायरस का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, ये जो स्पाइक प्रोटीन बनती है वायरस की, ठीक है, उसको बनाने वाला स्पाइक एमआरएनए, ये जो है इस स्पाइक एमआरएनए को इंजेक्ट करते हैं हम इंसानों की बॉडी के अंदर। अब स्पाइक एमआरएनए जब इंसानों की बॉडी में पहुंचता है, उनकी कोशिका में पहुंचता है, तो ये स्पाइक एमआरएनए जो है वो क्या करता है, वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो जब हमने स्पाइक एमआरएनए को, यानी पूरे के पूरे वायरस को किसी इंसान की बॉडी में न डाला, बल्कि हम वैक्सीन के माध्यम से स्पाइक एमआरएनए जो है वो इंसान की बॉडी में डालते हैं। जब इंसान की बॉडी में स्पाइक एमआरएनए पहुंचता है बच्चों, तो फिर क्या होता है कि इंसान की बॉडी की कोशिका में जब वो पहुंचता है, तो ये स्पाइक एमआरएनए स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करने लगता है। अब स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करने लगता है, तब हमारी बॉडी देखती है इस प्रोटीन को, स्पाइक प्रोटीन को जब देखती है तो अलर्ट हो जाती है, सोचती है ये कौन सा दुश्मन हमारे बॉडी में घुस आया। तो तुरंत हमारी जो रक्षा प्रणाली है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो क्या करती है, इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, और हमारी बॉडी में इस स्पाइक प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बनकर तैयार हो जाती हैं। और फिर कभी भी जैसे वायरस, रियल वायरस ने हम पर हमला किया, तो इसी स्पाइक प्रोटीन की मदद से हम पर हमला करेगा। तो हमारी बॉडी में उस स्पाइक प्रोटीन के लिए ऑलरेडी क्योंकि एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो वो उससे लड़कर उस वायरस को खत्म कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, और किसी काम का नहीं होगा। तो सर फायदा क्या होता है? फायदा यह है कि अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर सीधे सीधे हमने डाल दिया, तो कभी कभी इनके ये जो वायरस सीधे सीधे हमने अगर वैक्सीन के अंदर अगर वायरस को सीधे सीधे डाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी ये वायरस म्यूटेट होने का खतरा बना रहता है, कि हो सकता है बॉडी में जाकर ये एक्टिव हो जाए, म्यूटेट हो जाए। लेकिन जब हम वायरस पूरा का पूरा वायरस ना डालकर सिर्फ उसका एमआरएनए डाल रहे हैं, सिर्फ उससे जो प्रोटीन बन रही है उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं, जो कि दुश्मन प्रोटीन है, तो पूरा वायरस तो गया नहीं। तो इससे क्या होता है, वायरस का हमारी बॉडी में पहुंचकर एक्टिव होकर फिर से म्यूटेट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और फाइनली जो है सिर्फ प्रोटीन पहुंचती है, और प्रोटीन के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बना लेती है। तो जब कभी भी रियल वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है अपनी स्पाइक प्रोटीन लेकर, तो हमारी एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी रहती है, वो उस पर हमला करके उसे नष्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा वायरस बॉडी में डालकर फिर से उसके सक्रिय होने का खतरा, या उसके सक्रिय होने का खतरा, या म्यूटेट होने का खतरा खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। तो ये काफी सेफ होती है। मतलब अगर एमआरएनए वैक्सीन बनाई जाए, तो एमआरएनए वैक्सीन जो है काफी सेफ मानी जाती है। तो मतलब यह है
वैक्सीन के अंदर डेड वायरस या निष्क्रिय वायरस यानी मृत वायरस या निष्क्रिय वायरस ना डालकर हम जो mRNA वैक्सीन होती है उसमें सिर्फ स्पाइक mRNA डालते हैं, ठीक है। यानी mRNA वैक्सीन में किसी स्पाइक प्रोटीन से जुड़ा हुआ सिर्फ mRNA डालते हैं जो बॉडी में पहुंचकर स्पाइक प्रोटीन बनाता है, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाकर तैयार कर देती है। तो इस तरीके का यही वैक्सीन होती है, इसे mRNA वैक्सीन कहते हैं। यानी फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें RNA, इसमें क्या डाला जाता है, वैक्सीन के अंदर क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड mRNA होता है, ठीक है। बिल्कुल बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके की जो वैक्सीन है उसको WHO ने अभी बहुत सारे देशों को इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। जो देश इस तरीके की mRNA वैक्सीन, क्योंकि बहुत सेफ है तो इस तरीके की वैक्सीन नहीं बना सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इस पर रिसर्च करें, तो ऐसे गरीब देशों को, ठीक है, ऐसे गरीब देशों को या विकासशील देशों को हमारे WHO ने इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया कि भैया तुम टेक्नोलॉजी ले लो और अपने देश में जो है वो वैक्सीन बना लो। तो हर देश में कोई ना कोई कंपनी जो वैक्सीन बनाने में, कोई ना कोई कंपनी होगी जो कि वैक्सीन बनाने में सक्षम होगी, उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई। अब वो वैक्सीन बनाकर, और क्योंकि सस्ते में बनाकर और लोगों तक ये लगा दी जाएगी। तो बहुत सारे देशों को ये दी गई है। तो भारत में जो दी गई है, ठीक है, भारत में जो ये वैक्सीन दी गई है वो बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी को दिया गया, बायो ई नाम की कंपनी है उसको दिया गया है। तो ये हर देश, बहुत सारे देशों को दी गई है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिससे कि ये वैक्सीन mRNA वैक्सीन बना ले। इसमें भारत में जिसको मिली है वो है ना, उस कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई, बायो ई नाम की कंपनी को मिला है। तो इस नाम को याद रखिएगा। तो होप कि आपको mRNA वैक्सीन भी समझ में आ गई होगी क्या mRNA वैक्सीन है। इसमें हम डेड वायरस या निष्क्रिय वायरस को नहीं डालते, बल्कि हम mRNA, स्पाइक प्रोटीन से जुड़ा हुआ mRNA डालकर हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज को डेवलप कराते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ ये वैक्सीन का ट्रांसफर किसने किया, ये ट्रांसफर किया WHO ने। क्या ट्रांसफर किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इसको बनाने का तरीका ट्रांसफर किया, ठीक है, गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, जिनमें से भारत के बायोलॉजिकल ई कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। तो ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक मच्छर, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों पर एक हालिया अध्ययन ने रोग फैलाने वाले मच्छरों को नियंत्रित करने की उम्मीद जगाई है। अब इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा इसमें देख लीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, ये इसका जो प्रयोग किया जा रहा है बच्चों, वो किस पर किया जा रहा है, ये प्रयोग जो किया जा रहा है वो ये किस पर किया जा रहा है, ये जो आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक मच्छर जो है, जो यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मच्छर हैं, वो एडीज एजिप्टी मच्छरों के ऊपर ये प्रयोग किया गया है। एडीज एजिप्टी मच्छरों पर ये प्रयोग किया गया है। एडीज एजिप्टी मच्छर क्या होते हैं, जो चिकनगुनिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं, पीला जो बुखार फैलाते हैं। तो इस तरीके के बुखारों को, इस तरीके की बीमारियों को फैलाने वाले या इन बीमारियों के वायरस को कैरी करने वाले वाहक जो होते हैं वो कौन से मॉस्किटो होते हैं, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होते हैं। अब ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो में ज्यादातर जो है वो फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो ऐसी होती हैं जो इस तरीके की बीमारी को फैलाने का काम करती हैं, ऐसे वायरस को कैरी करने का काम करती हैं, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू और पीले बुखार, ठीक है, इस तरीके। अब ये काम किया जा रहा है उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए। क्या किया जा रहा है बच्चों, बहुत ही मजेदार टेक्निक इसमें डेवलप की गई है। इसमें कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए जा रहे हैं। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर होंगे, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर होंगे, ये आनुवांशिक रूप से इनको चेंज कर दिया जा रहा है, यानी इनके अंदर वो जीन डाल दिए जा रहे हैं जब ये जो है इन मच्छरों के साथ मेटिंग करेंगे, यानी कि इनके साथ जो है वो एक तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जब इनके साथ रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनको ऐसा निष्क्रिय कर देंगे, यानी इनकी मादाओं में, जैसे मान लीजिए कि एक जगह पे मच्छर, ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो बहुत बसे हुए हैं, बहुत सारे बसे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए कि वहां पे बहुत घनी आबादी, हमें लग रहा है कि यहाँ पे डेंगू फैलाने वाले मच्छर बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है, यहीं से मच्छर निकल रहे हैं और पूरे शहर में फैलकर और बीमारियां फैला रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम मच्छरों को, जीएम मॉस्किटोस को, जिनको हमने आनुवांशिक रूप से चेंज कर दिया है, ऐसे मॉस्किटो को हम बनाकर और इन यहां पर छोड़ आएंगे। अब यहां पर ये जब छोड़ आएंगे तो ये मॉस्किटो जाएंगे और इनके साथ जो है मेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो होंगे ये मेटिंग करेंगे, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे इनकी फीमेल मॉस्किटो, यानी कि जो हमारी एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जो कि बीमारी फैलाती है, इस फीमेल के साथ ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके साथ करेंगे तो क्या होगा, बड़ी मजेदार स्थिति है कि अगर जब इनके साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा
कि इनको इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, इन मच्छरों को जो हमने तैयार किए हैं, कि जब ये एडीज एजिप्टी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे तो इसके इन्वॉल्वमेंट के बाद जब ये बच्चे पैदा करेंगी ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, तो वो सिर्फ मेल मॉस्किटो होंगे, फीमेल मॉस्किटो पैदा ही नहीं करेंगे। और बीमारी कौन फैलाएगा? फीमेल मॉस्किटो फैलाएगा। बच्चे जन्म कौन देगा? फीमेल मॉस्किटो करेंगी, यानी कि जो मादा मच्छर हैं वो करेंगी। तो हमने क्या किया, मादा मच्छरों के साथ अपने जीएम मॉस्किटो का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मच्छर हैं उनके साथ इनको रिप्रोडक्शन करवाया। जब रिप्रोडक्शन करवाया तो जो बच्चे जन्म लिए वो सिर्फ नर मॉस्किटो ने जन्म लिया, नर एडीज एजिप्टी मॉस्किटो ने जन्म लिया, और नर जो है बीमारियां फैलाते नहीं है। ठीक है, बीमारियां फैलाते नहीं। अब क्या होगा कि इस तरीके से बहुत कम, अब क्या होगा जब बच्चे सिर्फ मेल पैदा होंगे और वो बीमारियां नहीं फैला रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मादा की संख्या अपने आप घट जाएगी। जब मादा पैदा ही नहीं हुई, ठीक है, हमारे जीएम मॉस्किटो के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, तो ऐसी कंडीशन में जो मादा की जनसंख्या होगी कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगी कि उसमें तो कम हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे फीमेल जो है, फीमेल का पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करता जाएगा और एक दिन और इस तरीके से आएगा कि धीरे धीरे पूरी की पूरी फीमेल की जो जनसंख्या है वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हो रही है। और फाइनली जो है वो फीमेल मॉस्किटो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे वो वहां से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, और फिर वो बीमारियां जो कि इसकी वजह से होती थी वो धीरे धीरे वहां पर समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से एडीज एजिप्टी मॉस्किटो की जनसंख्या को कंट्रोल करने का यह बेहतरीन तरीका है कि जीएम मॉस्किटो के साथ हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो के साथ उनको संभोग कराया। उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए सिर्फ मेल एडीज एजिप्टी पैदा हुए, जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है, जिससे मादा जब नहीं पैदा हुई तो मादा की जनसंख्या क्या होती गई, कम से कम होती गई, और धीरे धीरे मादा खत्म हो जाएंगी। तो कुछ दिन के बाद जब मादा भी खत्म हो जाएंगी, सारी मादाएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर मेल भी मॉस्किटो भी जन्म लेना बंद कर देंगे। फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से एडीज एजिप्टी का पूरा विनाश हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर की गई थी। ठीक है, यहां पर की गई थी, और इस तरीके से हम बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक से एक तरीके आ रहे हैं, एक से तरीके इस पर काम चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मूव उस पर, जीनोमिक्स। ठीक है, हाल ही में WHO की विज्ञान परिषद ने विकासशील देशों को जीनोमिक प्रौद्योगिकी को अपनाने का वकालत करते हुए वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स तक पहुंच में तेजी लाने की एक रिपोर्ट जारी की है। यह समाचार है। अब भाई जीनोमिक्स क्या होता है? किसी शरीर जीनोम्स आपने समझ लिया, जीन का एक पूरा का पूरा जितने भी जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनको अगर कलेक्टिवली बोलें या सामूहिक रूप से बोलें तो जीनोम बोलते हैं। और इनकी स्टडी जो की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उनके अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स बोलते हैं। तो जीनोम के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जीनोमिक्स कहा जाता है। तो जीनोमिक्स एक व्यक्ति या अन्य जीव में डीएनए के पूर्ण सेट का अध्ययन है। जीनोम किसी जीव के डीएनए का पूरा सेट होता है। तो वो बात मैंने आपको बताई दी थी। अब ये जो जीनोमिक्स होता है इसी के अध्ययन को बढ़ाते हुए मैंने ये भी बता दिया कि अगर जीनोम का अध्ययन किया जाएगा तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जीन हम लोगों को जेनेटिक बीमारियों को समझने में, उनको दूर करने में, उनका इलाज करने में। ठीक है, इसके अलावा कहां पर कौन से देश में कौन कौन से लोग पाए जा रहे हैं, कौन वहां के मूल निवासी, इन सब के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ वायरस कैसे फैलते हैं। ठीक है, वायरस कुछ लोगों में आपने देखा कोरोना वायरस बहुत तेजी से असर किया, कुछ जनसंख्या में असर ही नहीं किया। तो क्यों ऐसा होता है, कैसे वायरल डिसीजेस फैलती हैं, इन बीमारियां क्यों कुछ लोगों पर असर करती हैं, कुछ लोगों पर असर नहीं करती हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ जीन ऐसे डेवलप हो गए हो कुछ लोगों के अंदर जिन पर वायरस का असर ही ना होता। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए जीनोमिक्स की जरूरत है। इसी वजह से WHO कह रहा है कि जीनोमिक्स पर आप लोग अध्ययन कीजिए। ठीक है, जीनोमिक्स पर अध्ययन कीजिए। तो ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया, तो इसमें कुछ नया आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल रिपोर्ट में वित्त पोषण प्रयोगशाला अवसंरचना, मतलब ये सब में आप रिपोर्ट में मतलब पैसे दिए जाएं जीनोमिक्स पर रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा प्रयोगशाला की जो अवसंरचना है उसको बेहतर किया जाए, यानी कि जो रिसर्च सेंटर है वो बेहतर से बेहतर बनाए जाए। इसके अलावा उच्च प्रशिक्षण वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाए जो कि जीनोमिक्स पर रिसर्च करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है नॉलेज इकट्ठा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेटा मिले। इसी आधार पर हम नई नई वैक्सीन्स बना सकें, नई नई दवाएं बना सकें, नया इलाज खोज सकें। ठीक है, नई नई बीमारियों के बारे में पता लगा सकें। ये सब पर काम किया जाए। भारत में इस तरीके का जो रिसर्च चल रहा है वो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रोजेक्ट है। भारतीयों में आनुवांशिक भिन्नता को सूचीबद्ध करना, यानी भारत में जो लोग मौजूद हैं उनमें किस तरीके की आनुवांशिक भिन्नता है उसको समझने का प्रयास किसकी मदद से किया जा रहा है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू किया जा रहा है। किसका प्रोजेक्ट है? ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इंडिजन कार्यक्रम है, इंडिजन प्रोग्राम है, जो CSIR का प्रोग्राम है, काउंसिल
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रोग्राम है। इसमें भी भारत में विभिन्न आबादी से संपूर्ण जीनोम अनुक्रम एकत्र करना। इसका एम क्या है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके जीनोमों को अलग अलग जगहों से लेकर उनको उनके बारे में अनुक्रम करना कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब किस किस तरीके की कौन सी जातियां हैं, कौन से ट्राइबल लोग हैं और इनके जीनोमों में कौन कौन सा डिफरेंस है, इनको समझने की भी कोशिश की जा रही है। इंडिजन प्रोग्राम, तो 2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और साथ ही साथ इंडिजन कार्यक्रम। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग का है और इंडिजन जो प्रोग्राम है वो किसका है, वो है आपके CSIR का। इसके अलावा अभी जो सार्स कोरोना वायरस के जीनोमिक्स पर, यानी कि सार्स वो कोरोना वायरस जिस तरह से लगातार चेंज हो रहा था, अपने जीनों को चेंज कर रहा था, अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहा था, तो उसको समझने के लिए इंसाकॉग प्रोग्राम चलाया गया था। इंसाकॉग, इसमें देश के बहुत सारी लैब्स थी, उन्होंने मिलकर जो है वो सार्स कोरोना वायरस के जो नए नए स्ट्रेन्स आ रहे थे, नए नए जो आनुवांशिक उनमें बदलाव हो रहे थे, उनको समझने का और उनको मैप करने का ये एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया था जिसका नाम था इंसाकॉग। ठीक है, भारतीय सार्स कोरोना वायरस 2 का जीनोमिक्स कंसोर्टियम इसे कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। WHO विज्ञान परिषद क्या है, ठीक है, ये एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी फॉर ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ के लिए ये जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट करने का काम कर रही है, यानी इसको त्वरित करने का काम कर रही है। ठीक है, WHO निदेशक द्वारा अप्रैल 2021 में स्थापित किया गया। इसमें दुनिया भर के 9 प्रमुख वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं WHO विज्ञान परिषद के अंदर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी जानकारी है। अब सर्वावैक वैक्सीन क्या है बच्चों? सर्वावैक वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। अब इसके बारे में भी मोटी मोटी बात आपको मैं समझा देता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्वावैक वैक्सीन क्या होता है? होता क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि महिला जनन तंत्र है। ठीक है, मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र में ये गर्भाशय होता है। ये कौन सा जगह होती है? ये बच्चों गर्भाशय होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब या निषेचन नलिका होती है। ठीक है, निषेचन नलिका होती है, नलिका होती है। ये जो होता है ओवरी यानी कि अंडाशय होता है बच्चों। ठीक है, ये होता है अंडाशय, ये अंडाशय, ये निषेचन नलिका, ये गर्भाशय, और ये होती है वैजाइना। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वैजाइना, यानी कि जिसे योनि कहते हैं। ठीक है, तो इस योनि कहते हैं। अब ये योनि और गर्भाशय, ये योनि है, ठीक है, जहां पे स्पर्म इजैकुलेट करता है मेल, तो ये योनि है, और ये जो है आपका गर्भाशय। तो योनि और गर्भाशय के बीच में ये वाली जो जगह होती है इसे सर्विक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये होती है सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्विक्स या ग्रीवा होती है। इसी सर्विक्स में कभी कभी कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, कैंसर डेवलप हो जाता है जिसे सर्विकल कैंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा का कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्विकल कैंसर। तो ये जो सर्विक्स वाला भाग होता है इसी में कैंसर डेवलप हो जाता है जिसे सर्विकल कैंसर बोलते हैं, जिसे ग्रीवा का कैंसर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक होता है, इसे सर्विकल कैंसर कहते हैं। ठीक है, सर्विकल कैंसर कहते हैं और कैंसर कहते हैं या ग्रीवा का कैंसर कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, मतलब महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद यानी स्तन कैंसर के बाद जो दूसरा सबसे खतरनाक कैंसर जो उनकी जान लेता है वो कौन सा होता है? सर्विकल कैंसर। याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर के बाद सबसे ज्यादा जान लेने वाला कैंसर जो होता है वो सर्विकल कैंसर यानी ग्रीवा का कैंसर होता है, महिलाओं के इस स्थान पर होता है। ये सर्विकल कैंसर जो होता है बच्चों वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। याद रखिएगा, बहुत। अब आप कहेंगे कि सर सारे जितने भी कैंसर होते हैं सर वायरस से होते हैं? नहीं भैया, दुनिया में सैकड़ों तरीके के कैंसर हैं, उनके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन इस कैंसर का कारण जो कि ये स्पेशल कैंसर, इसका कारण जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। कौन सा वायरस? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ये के इन्फेक्शन की वजह से ये सर्विकल कैंसर होता है। तो ये एक तो बुरी बात ये है कि ह्यूमन एक वायरस है, बॉडी में कहीं पर भी वायरस पाया जा सकता है, उसके इन्फेक्शन से ये हो सकता है, ये बुरी बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि वायरस से होता है तो इसकी वैक्सीन बन सकती है। ठीक है, वायरस से होता है, किसी और कैंसर की वैक्सीन नहीं बन सकती क्योंकि कैंसर के बहुत सारे कारण पाए जा सकते हैं, तो सबकी वैक्सीन नहीं बन सकती, लेकिन वायरस से होने वाले कैंसर की वैक्सीन बन सकती है। तो ये अच्छी बात है। तो क्योंकि ये वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो इसकी वैक्सीन बन सकती है। तो यही वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ गई है। ठीक है, और ये पहली वैक्सीन है
जो इंडिया ने बनाई है, और इसका नाम क्या है बच्चों? सर्वावैक। ठीक है, याद रखिएगा, इस साल एग्जाम में पूछे जाने की असीम संभावना है इसके पूछे जाने की। ठीक है, तो ये सर्वावैक वैक्सीन जो है बच्चों, ये सर्वावैक वैक्सीन जो होती है वो सर्विकल कैंसर यानी ग्रीवा के कैंसर की वैक्सीन है। कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। ठीक है, और ये बहुत, इसको पूरी तरीके से हमारे यहाँ जब भी कोई वैक्सीन वगैरह होती है तो उसका अप्रूवल कौन देता है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देते हैं, DGCI देते हैं भारत सरकार के। तो ये जो है इसके महानियंत्रक ने पूरी तरीके से इसको अप्रूवल दे दिया है, और माना जा रहा था कि इसी मार्च अप्रैल में, जो इस महीने चल रहा है, इसी मार्च अप्रैल में इसको हम लोग अपने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर शामिल करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ पैसे लेकर हम महिलाओं में, पूरे देश की महिलाओं में एक पूरा एक प्रोग्राम चलाना शुरू कर देंगे, जिससे कि हर महिला को, लगभग जो 18-19 साल की हो चुकी है, उसको इस वैक्सीन को दिया जाए, या छोटे बच्चों को भी दिया जाए, जैसा सिस्टम होगा। तो ये अभी माना जा रहा है कि इसी मार्च अप्रैल से इसको पूरे इंडिया में रोल आउट करने की बात चल रही थी। ठीक है, बात चल रही है। तो ओवरऑल सर्वावैक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल ये वैक्सीन है। और सबसे बड़ी बात है कि उस वायरस के कई स्ट्रेन होते हैं। कई स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि कई टाइप होते हैं वैक्सीन के। ठीक है, तो जो सबसे खतरनाक स्ट्रेन होते हैं, वायरस के कई टाइप होते हैं ना, तो उसमें जो सबसे खतरनाक 4 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो सबसे खतरनाक 4 स्ट्रेन होते हैं, 4 टाइप होते हैं, उन सब के खिलाफ, ठीक है, ये काम करती है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा सेफ है और बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो सर्वावैक वैक्सीन जो है भारत की महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह साबित होने जा रही है। इसी वजह से ये काफी पॉपुलर हो रही है, पूरी दुनिया में इस पर बात चल रही है। WHO ने भी इसको काफी अप्रूव किया है। तो 15 से 44 की महिलाओं में कैंसर से मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, सारी बातें यहां पर जो मैंने बताई वो सब लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये कैसी वैक्सीन है? चार इसके स्ट्रेन्स को, यानी कि इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन से लड़ने का काम करती है। इसी वजह से इसे क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहा गया। क्वाडी मतलब चतुसंयोजक। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्वाइकल कैंसर से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो अब सर्वावैक वैक्सीन के बारे में भी आप समझ गए। अब बात आती है कॉर्निया के बारे में। काफी चर्चा में है कॉर्निया चर्चा में नहीं है, असल में हुआ यह है, इसके बारे में मोटी मोटी बात समझ लीजिए। ठीक है, कॉर्निया जो है वो आंखों में, आपको पता है कि हमारे कॉर्निया जो होता है, अगर कॉर्निया का हम लोग चित्र देखें तो शायद इसमें दिया हुआ, हाँ जी, तो ये कॉर्निया होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला कॉर्निया वाला पार्ट होता है। अब ये कॉर्निया जो है हमारी आंखों में कितनी रोशनी जा रही है, ठीक है, हम जैसे बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है तो हमारी जो हमारे लाइट हो जाए या कम लाइट हो, तो कितनी रोशनी हमारी आंखों में जानी चाहिए जिससे कि हमें चीज विजिबल हो जाए, चीजें अच्छी से दिखाई पड़ने, ये डिसाइड कौन करता है? काफी कुछ कॉर्निया डिसाइड करता है। ठीक है, तो कॉर्निया कभी कभी क्या हो जाता है कि ये नॉर्मल कॉर्निया तो इस तरीके से होता है, लेकिन कभी कभी एक बीमारी होती है जिसे केराटो कॉनस कहते हैं, केराटोकॉनस कहते हैं। तो ये बीमारी में क्या होता है, ये जो कॉर्निया हमारा होता है, ये कॉर्निया पतला हो जाता है, पतली झिल्ली नुमा हो जाता है, जिससे ये बल्ज टाइप का हो जाता है। बल्जिंग का मतलब उभर आता है। ठीक है, पतला सा होता है तो आसानी से बल्जिंग टाइप का हो जाता है, उभर आता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों से दिखना बहुत मतलब देखने में दिक्कत होती है और कभी कभी नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? केराटोकॉनस कहते हैं। तो ये केराटोकॉनस जिसे लोग जो बीमार होते हैं उनको रिलीफ दिलाने के लिए हुआ क्या है कि स्वीडन के शोधकर्ताओं ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का एक सफल विकल्प विकसित किया है, जो सुअर की त्वचा से प्राप्त कोलेजन से बने जैव अभियांत्रिक कॉर्निया प्रत्यारोपण किया। मतलब क्या है? सुअर की जो ये त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके कोलेजन से, ठीक है, एक तरीके का हमारा मस्कुलर प्रोटीन टाइप का एक मटेरियल होता है। ठीक है, तो उसकी त्वचा का जो एक प्रोटीन होता है जिसे कोलेजन कहते हैं, तो उस कोलेजन से, यानी सुअर की त्वचा के कोलेजन से क्या बनाया है? कॉर्निया बनाया है। ठीक है, उसको कैसे बनाया है? उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से बनाया है। तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से सुअर की त्वचा के कोलेजन से क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया गया, और उस कॉर्निया को क्या किया गया है? कई लोगों में ट्रांसप्लांट करके देखा गया जो कि इस केराटोकॉनस नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो पतली झिल्ली जैसा हो
हो जाता है, जिससे वो बल्ज होता है, उभर आता है और सही से वो आंखें काम नहीं करती हैं। तो ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए हमने क्या किया है, मतलब यहाँ स्वीडन के वैज्ञानिकों ने क्या किया, सुअर की त्वचा से कोलेजन निकालकर और उससे क्या है एक आर्टिफिशियल कॉर्निया बना, उसमें आपका ये कॉर्निया बनाकर और उसका प्रत्यारोपण किया है और वो पूरी तरीके से सफल रहा है। ठीक है, सफल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग इस तरीके की बीमारियों से पीड़ित हैं, और अभी तो यही हमने सिर्फ कॉर्निया बनाया है, आगे हो सकता है कि और भी अंग बना ले, हो सकता है पूरी आंख बना ले। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें हमने सुअर की त्वचा का उपयोग करके कॉर्निया बनाकर और लोगों को ट्रांसप्लांट किया और वो काफी कुछ सफल रहा। तो ये इसलिए काफी चर्चा में रहा। किस बीमारी से ये इसको रिलीफ दिलाता है, याद रखिएगा, केरेटोकॉनस नाम की बीमारी से ये मतलब रिलीफ दिलाता है। ठीक है, तो ये इसलिए काफी चर्चा में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बातें लिखी हुई है। कॉर्निया आंख के सामने स्पष्ट बाहरी परत होती है, कॉर्निया आंखों को प्रकाश में फोकस करने में मदद करता है। वही सारी मैंने आपको जो बातें बताई वही सारी इसमें चीजें मैंने बता दी। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें, इसके बाद आ जाता है बच्चों क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बहुत चर्चा में रहती है, हम पिछले 2015-16 से चर्चा में है और यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कोई नया क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको एक बार समझना इसके बारे में जरूरी होता है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, मोटी मोटी बात इसमें भी हम लोग समझ लेते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आजकल हर जगह उपयोग में आ रही है। ठीक है, आप क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो जीन चिकित्सा में भी इसका उपयोग हो रहा है, मानव जीन चिकित्सा में भी इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी तरीके की जो जीन एडिटिंग की जा रही है उसमें भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, जीन एडिटिंग के मतलब जीन प्रत्यारोपण, ये बहुत सारी चीजों में इसका यूज हो रहा है। इसका यूज जो है वो जीनो ट्रांसप्लांटेशन में भी हो रहा है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन जिसमें एक जीव का शरीर, मतलब मानव शरीर में किसी दूसरे जीव का, जैसे अभी हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, एक सुअर का हार्ट जो है इंसानों के हार्ट में, इंसानों की हार्ट की जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका यूज हो रहा है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी यूज हो रहा है जीन एडिटिंग करने में। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज जो है वो कृषि में भी हो रहा है, कृषि में जो फसलें तैयार की जा रही हैं उसमें भी हो रहा है, और भी बहुत सारी जगहों पर इस जीनोम इसका यूज किया जा रहा है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का। अब ये जो बच्चों क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या आ जाता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है। अब ये क्या करता, क्या है, करता ये है कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई शरीर है, ठीक है, मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है और इसके शरीर में कोई जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, जेनेटिक बीमारी यानी इसका कोई मान लीजिए अंग है। ठीक है, अब इस अंग की कोशिका है, ये अंग की क्या है बच्चों, कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर इसको आनुवांशिक बीमारी है, तो इस कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता होगा, गुणसूत्र पाया जाता होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। और गुणसूत्र पाया जाता होगा, तो गुणसूत्र किससे बने हुए हैं, डीएनए से बने हुए हैं। ठीक है, डीएनए से बने हुए हैं, ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। तो अब मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए और डीएनए के छोटे छोटे भाग को क्या बोलते हैं बच्चों, जीन कहते हैं। मान लीजिए ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, यानी ये 4 तरीके के जीन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से मान लीजिए ये वाला जो जीन है, तीसरे नंबर का जीन है, वो खराब हो गया है। इसी की वजह से इस इंसान को कोई आनुवांशिक बीमारी है। तो मैंने क्या बताया था, आनुवांशिक बीमारी क्यों होती है, जब हमारे शरीर में जीनों की खराबी होती है। तो मान लीजिए ये तीसरे नंबर का जो जीन है वो खराब हो गया है, इसी वजह से यहां पे आनुवांशिक बीमारी इसको हुई है, इस इंसान को। तो अब क्या है, ये खराब जीन को कट करके बाहर करना है और अच्छे जीनों का प्रवेश कराना है। मतलब खराब जीन है उसको निकाल देंगे और अच्छे जीन का इसमें इसको ऐड कर देंगे, किसी दूसरे जीव से, दूसरे मानव से लेकर हम अच्छे जीन का इसमें प्रवेश करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका जीन सही हो जाएगा, यानी इस जीन में खराब जीन निकल गया, अच्छा जीन ऐड हो गया, तो ये पूरा का पूरा जीन सही हो गया और इसके शरीर में फिर वो प्रोटीन बनने लगेंगे जो कि पहले नहीं बनते थे और इसकी आनुवांशिक बीमारी सही हो जाएगी। तो इस जीन को कट करने के लिए बच्चों, इस जीन, अब 20,000 जीन पाए जाते हैं बच्चों, 20,000 जीन। अब 20,000 जीन में एग्जैक्टली वही जीन कटे। एक तो आपको एक कोशिका तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर 20,000 जीन है, उनमें से वही जीन काटना है जो हम काटना चाहें। तो ये इसे बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं कट सकता था, ये नहीं कर सकता था। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी था। ठीक है, किसका नाम क्या था बच्चों, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी था। और ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई, इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, एक विशेष प्रकार का गाइडेड आरएनए, ठीक है, एक विशेष प्रकार का गाइडेड आरएनए इसके अंदर, यानी कि इसे बोला गया गाइडेड आरएनए। ठीक है, गाइडेड आरएनए इसके अंदर ऐड किया गया। ठीक है,
और इस गाइडेड आरएनए को अटैच कर दिया गया एक विशेष प्रोटीन के साथ जिसका नाम Cas9 प्रोटीन है। Cas9 प्रोटीन है और ये Cas9 प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जीन को कट करने का काम करती है। तो जीन को कट करने का काम यानी कि एक बायोलॉजिकल सीजर यानी कि जैविक कैंची का काम, यानी जीनों को अपनी जगह से कट करने का काम कौन करता है, Cas9 प्रोटीन करती है। अब ये जो Cas9 प्रोटीन होती है बच्चों, ये Cas9 प्रोटीन जीन को कट तो कर देगी, लेकिन कौन सा जीन कट करना है ये नहीं पता है उसे। तो इस जीन को वही प्रोटीन, वही जीन कटे जो हम काटना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बेचारा बीमार है। तो ये इंसान बीमार है और इसकी बीमारी को सही करने के लिए हमें जीन को काटना है, खराब जीन को निकालना है, और खराब जीन को निकालने के लिए वही जीन काटना है जो खराब है। तो उसके लिए Cas9 प्रोटीन तैयार है, लेकिन Cas9 प्रोटीन तैयार तो है लेकिन वही जीन कटे जो हम काटना चाहते हैं। इसके लिए स्पेशल गाइडेड आरएनए बनाया गया है। गाइडेड आरएनए की मदद ली जाती है। गाइडेड आरएनए का काम क्या होता है कि ये उसी जीन के पास जाकर एक्टिव होगा जिसको काटना होगा। ठीक है, ये जो गाइडेड आरएनए होता है बच्चों, ये इतना स्पेशल होता है, ये इतना स्पेसिफिक होता है, इतना विशिष्ट होता है कि वही उसी जीन के पास जाकर एक्टिव होगा जिस जीन को इसे काटना है। ठीक है, ये स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। तो मान लीजिए ये गाइडेड आरएनए, इसके साथ अटैच कर दिया गया ये Cas9 प्रोटीन जो कि जीन को कट करेगा। तो मान लीजिए नंबर 1 पर आया, लेकिन इसका कोड यानी इस आरएनए का कोड और इस डीएनए यानी कि इस जीन का कोड नहीं मैच किया। जब ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये Cas9 प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा। फिर यहां पर दूसरे पर आया, ठीक है, इसने इसके आरएनए का जो कोड है और इसका डीएनए का कोड है मैच नहीं किया, तो ये एक्टिव Cas9 प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा। लेकिन तीसरे नंबर पर आया, इसका आरएनए कोड और इसका डीएनए कोड आपस में मैच कर गया। जैसे मैच किया Cas9 प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा और इसको काट कर बाहर कर देगा। और जब काट कर बाहर कर देगा जगह खाली हो जाएगी, तो नए जीन, हेल्दी जीन, स्वस्थ जीन जो है एक स्वस्थ मनुष्य से निकालकर इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फाइनली ये जीन सही हो जाएगा और ये इंसान भी सही हो जाएगा। मुझे लगता है किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं होगा कि क्या इसमें किया जाता है। तो इसमें Cas9 प्रोटीन की वजह, CRISPR टेक्नोलॉजी में किस प्रोटीन की मदद से हम जीन को कट करते हैं, Cas9 प्रोटीन की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, गाइडेड आरएनए की मदद से करते हैं। ठीक है, गाइडेड आरएनए की मदद से। गाइडेड आरएनए जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल वही वाला लिंक लॉक अपनी ही चाबियों से खुलते हैं, अपनी चाबियों से। तो उसमें अगर मान लीजिए आपके पास 4 चाबियां दे दी गई, लॉक एक है, तो क्या हुआ, आपने एक बार लगाया, नहीं, उसके दोनों के दांत अपने आपस में फिट नहीं हुए, नहीं खुली। फिर उसके बाद दूसरी लगाया, नहीं खुली। तीसरी लगाया, नहीं खुली। चौथी लगाया, खुल गई। तो वही वाली बात यहां पर की गई है कि जब इसके कोड आपस में मैच कर जाएंगे, इस आरएनए के, इस डीएनए के कोड आपस में मैच कर जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएगा Cas9, उस जगह को काट देगा, जगह खाली हो जाएगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य से एक स्वस्थ जीन लेकर यहां पर ऐड कर दिया जाएगा और ये जीन जब सही हो जाएगा, ये जीन सब सही हो जाएगा, तो ये कोशिका सही हो जाएगी। ये कोशिका सही हो जाएगी तो ये इसके अंग सही हो जाएंगे, इनके अंग सही हो जाएगा तो ये इंसान सही हो जाएगा। तो जीन चिकित्सा में इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए कोई जीएम क्रॉप तैयार करनी है, ठीक है, कोई ऐसी फसल तैयार करनी है, तो वहां पे भी जीन को, एक स्पेशल जीन को काटना होगा और उस स्पेशल जीन को काटने के लिए हम लोग CRISPR टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। वही जीन कटेगा जो हम काटना चाहते हैं। इससे समय कम लगता है, पैसा कम लगता है, समय कम लगता है, पैसा कम लगता है और एक्यूरेसी बेहतरीन रहती है। तो जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाता है। पहले जो तकनीकें थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी, जिसमें बहुत समय लगता था, बहुत पैसा लगता था और एक्यूरेसी का कोई कह सकते हैं जिम्मेदारी नहीं होती थी। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, CRISPR टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। वो सारी चीजें इसमें इसी तरीके से बताई गई हैं जो मैंने आपको वहां पर बता दिया। ठीक है, तो उसमें कुछ अलग चीजें नहीं बताई गई हैं। ठीक है, CRISPR Cas9 का क्या काम होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं जो मैंने वहां पर आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। हाँ, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखो बिल्कुल समझा देता हूँ, उड़ा देता हूँ आप लोगों, ये भी समझ जाएंगे। देखो भाई, ये जो थेरेपी है ये एक तरीके की जीन चिकित्सा है। क्या है, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये थेरेपी जो है, जो काफी चर्चा में है, वो एक तरीके की जीन चिकित्सा है। पहली बात आपको समझ में आ गई, जीन चिकित्सा यानी जीनों में हम बदलाव कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये ज्यादातर कैंसर के पेशेंट को, खासकर की जो जिन्हें ल्यूकेमिया हुआ, ल्यूकेमिया का मतलब हो जाता है बच्चों ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर के मरीजों को दी जा रही है। ठीक है, ब्लड कैंसरों के मरीजों को यह चिकित्सा दी जा रही है। सबसे पहले ये जो चिकित्सा दी गई है वो IIT बॉम्बे और साथ ही साथ जो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है उसकी मदद से, 2 इंस्टीट्यूट ने आपस में मिलकर पहली बार भारत में ये कैंसर चिकित्सा दी है, जिसे हम लोग काइमेरिक
एंटीजन रिसेप्टर कार टी सेल थेरेपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? कार टी सेल थेरेपी के नाम से या कार टी सेल चिकित्सा के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो ये किन को दी जा रही है? ब्लड कैंसर, यानी कि जो रक्त कैंसर के बहुत गंभीर मरीज हैं, जिनके पास अब इलाज का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उनको ये बीमारी, ये जो है चिकित्सा दी जा रही है। क्या किया जाता है इसके अंदर? सिंपल सी बात आप लोग समझ लीजिए और बहुत आसानी से यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है, अब ये इंसान बचने के काबिल नहीं है, बहुत बीमार हो चुका है, बहुत दिक्कत आ चुकी है, इसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बनाता है? टी सेल्स बनाती हैं। टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट सेल। टी सेल्स जो होती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने में सहायक होती हैं। टी सेल्स क्या है? एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं। आपको जैसा पता है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं ही हमारे शरीर के अंदर क्या बनाती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कौन करता है? टी सेल्स करती हैं। तो ये जो टी सेल्स होती हैं ये कमजोर पड़ चुकी हैं, वो कैंसर कोशिकाओं से नहीं लड़ पा रही हैं। कैंसर कोशिकाओं से उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अब वो नहीं लड़ पा रही हैं। अब उन्होंने हार मान ली है, उनसे कह रहा है अब हमसे ना हो पाएगा भैया, अब हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टी सेल जब कमजोर पड़ गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में वैज्ञानिक क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसके शरीर से उन टी सेल्स को निकालते हैं। ठीक है, टी सेल्स को निकाला जाता है, यानी उनके ब्लड को निकाला जाता है, ब्लड में से टी सेल्स को अलग कर लिया जाता है। उन रक्त में ही ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों होती हैं, तो हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी को अलग, आरबीसी प्लेटलेट्स को अलग कर दिया और डब्ल्यूबीसी अलग निकाल ली। डब्ल्यूबीसी में खास करके टी सेल्स को हमने बाहर अलग कर लिया। अब डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, उनमें भी कई प्रकार होते हैं। तो उसमें से डब्ल्यूबीसी जो लिम्फोसाइट होती है उसमें से टी लिम्फोसाइट को हमने अलग कर लिया। अब इस टी लिम्फोसाइट को हमने अलग करके हम क्या करते हैं, इसकी जीन चिकित्सा कर देते हैं। जीन चिकित्सा का मतलब यह होता है इसके अंदर एक विशेष जीन का प्रत्यारोपण कर देते हैं, यानी इस टी सेल के अंदर एक विशेष प्रकार का जीन डाल दिया जाता है जिसे कार जीन कहते हैं। क्या बच्चों बोला जाता है उसे? कार जीन। ठीक है, कार जीन के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन। कौन सा जीन डाल दिया जाता है बच्चों इस टी सेल के अंदर? इस टी सेल के अंदर कौन सा जीन डाल दिया गया? कार जीन डाल दिया गया। कौन सा जीन डाल दिया गया? कार जीन डाल दिया गया। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन डाल दिया गया। ठीक है, अब ये जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन होता है, जब ये टी सेल के अंदर डाल दिया जाता है तो एक नई प्रकार की सेल बन जाती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? कार जीन इसके अंदर ऐड है। और किसके अंदर ऐड है बच्चों? टी सेल के अंदर। तो इसे क्या बोलेंगे? कार टी सेल कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कार टी सेल कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ये टी लिम्फोसाइट सेल है और इसके अंदर हमने कार स्पेशल विशेष प्रकार के जीन होते हैं जिन्हें कार जीन कहते हैं, उन कार जीन को ऐड कर दिया तो ये सेल कैसी बन गई? क्या नाम इसको दिया जाएगा? कार टी सेल। अब ये जो कैंसर ये टी सेल थी, इस टी सेल के चारों तरफ आप देख रहे होंगे ये स्पेशल टाइप के ये संवेदक उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, रिसेप्टर उत्पन्न हो गए हैं, जिन्हें हम लोग ये रिसेप्टर क्यों डेवलप हुए हैं? क्योंकि हमने इसमें कार जीन डाल दिया है। तो ये विशेष प्रकार के संवेदी अंग टाइप के इसमें डेवलप हो गए हैं। ये एक तरीके से रिसेप्टर डेवलप हो गए हैं और इस सेल को कार टी सेल कहा गया। अब इस कार टी सेल को खूब ग्रो कराया गया। कहां पर ग्रो कराया गया? लैब के अंदर ग्रो कराया गया, प्रयोगशाला के अंदर ग्रो कराया गया। जब प्रयोगशाला के अंदर खूब ग्रो हो गई, खूब सारी कार टी सेल तैयार हो गई, खूब सारी लाखों करोड़ों कार टी सेल हमने लैब में तैयार कर ली इस इंसान की, और फिर उसके बाद हमने इसकी बॉडी पर चढ़ा दिया, इसकी बॉडी के अंदर चढ़ा दिया। तो इसकी बॉडी के अंदर जब ये कार टी सेल जाएंगी तो क्योंकि इनके ऊपर ये रिसेप्टर्स डेवलप हो गए हैं, एक तरीके से इनको हथियार दे दिया गया। पहले ये कमजोर थी इसलिए कैंसर से नहीं लड़ पा रही थी, लेकिन जब इसमें कार जीन को ऐड कर दिया गया तो इसके अंदर विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स डेवलप हो गए, विशेष प्रकार का हथियार डेवलप हो गया। अब जब ये इसकी बॉडी में चढ़ाया जाएगा तो जितनी भी कैंसर सेल टहल रही होंगी, ये दौड़ा दौड़ाकर उन कैंसर सेल से इनके जो रिसेप्टर्स होंगे, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये रिसेप्टर जाके इनके साथ चिपक जाएंगे, इन रिसेप्टर इनके साथ जाके चिपक जाएंगे, इन रिसेप्टर इनके साथ जाके चिपक जाएंगे और चिपक कर कैंसर सेल को खाना शुरू कर देंगे और खाकर खत्म कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, तो कैंसर सेल को ये क्या करेंगे? कैंसर कोशिकाओं को, कैंसर सेल को ये क्या करेंगे? ये जो कार टी सेल्स होंगी ये कैंसर सेल को मार देंगी, इनको खाकर खत्म कर देंगे और फिर धीरे धीरे कैंसर की सेल्स खत्म होने लगेंगी, वो डिक्रीज होने लगेगा और फाइनली इंसान जो है स्वस्थ होने लगेगा। तो जो अभी जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें काफी अच्छा रिस्पांस देखा गया, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है कि ये जो थेरेपी है वो काफी महंगी है। माना जा रहा है कि इसकी ये जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए, कहीं पे 4 से 6 करोड़, कुछ जगह पे 16 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन इसकी एवरेज अगर हम मान लें तो 8 से 10 करोड़ रुपए की एक जो इसकी कॉस्ट आ रही है। तो ये अभी बहुत महंगी है, अभी इस पर बहुत रिसर्च होना है जिससे कि इसे सस्ता किया जाए। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कार टी सेल चिकित्सा क्या है। मैंने क्या बताया, किसी भी ये ब्लड कैंसर के
मरीजों को दी जा रही है, दी गई है। इसमें क्या होता है, शरीर के WBC टी सेल्स को, टी लिम्फोसाइट सेल्स को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसके अंदर कार जीन को ऐड करते हैं, जिससे कि इसके अंदर विशेष प्रकार के रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं जो कैंसर सेल को मार सकते हैं। तो इस तरीके की जो सेल है उसे कार्टी सेल कहा गया। इस कार्टी सेल को लैब में ग्रो कराया जाता है, लाखों करोड़ों अरबों संख्या में जब ये डेवलप हो जाती है तो फिर इसको बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। बॉडी में जब ये कार्टी सेल की फौज पहुंचती है, हर विशेष हथियारों के साथ पहुंचती है, तो जाकर कैंसर सेल्स को दौड़ा दौड़ा के मारकर खत्म कर देती है और इस इंसान का इलाज हो जाता है। तो ये IIT बॉम्बे और कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ और काफी ये सफल रहा। ठीक है, काफी ये सफल रहा। तो इस तरीके से ये और भी ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ब्लड कैंसर में ही मतलब मददगार है, बल्कि ये और भी कैंसरों में मददगार है। लेकिन अभी जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ब्लड कैंसर पे किया गया था। चलिए ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इंडोसल्फान, इंडोसल्फान जो है एक तरीके का कह सकते हैं, इंडोसल्फान जो है वो अभी जो काफी चर्चा में, कई तरीके से चर्चा में रहा। इसमें सर्वोच्च जो सब अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, वो सर्वोच्च न्यायालय ने इंडोसल्फान के कीटनाशक जोखिम पीड़ितों के लिए वस्तुतः कुछ नहीं करने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई है। तो इंडोसल्फान जो है वो कीटनाशक है जिसके जो खेतों में बहुत ज्यादा यूज किया गया। इंडोसल्फान जो है वो ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। कीटनाशक मतलब कीड़ों को मारने की क्षमता इसके अंदर होती है। यानी कीड़ों को, कौन से कीड़ों को मारने की क्षमता होती है बच्चों? जो पेड़ पौधे जब हम लोग बोते हैं यानी कि उगाते हैं तो इस पर बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो जाता है और ये कीड़े क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाकर खत्म कर देते हैं, या उनके फूलों को खा लेते हैं या उनके फलियों को खा लेते हैं, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो उन कीड़ों को मारने के लिए, जो किसानों के इन खेतियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए विशेष प्रकार का केमिकल यूज किया जाता है जिसे इंडोसल्फान कहते हैं, जो क्या करता है, कीटों को मारने का काम करता है। लेकिन खेतों में बहुत ज्यादा यूज होने लगा कि कीड़ों को मारने के लिए। इसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारी फूड साइकिल में शामिल हो गया, यानी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गया। भाई आप जब कीड़ों का कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हो तो जरूरी तो नहीं है सारा पेड़ों पर जाए या कीड़ों पर ही जाए, बल्कि वो जमीन पर भी गिरता है। जमीन पर गिरेगा तो पानी के, जब बारिश होगी या पानी आप डालेंगे तो वो जमीन के अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा तो जड़ें उसको अवशोषित करेंगे, जड़ें अवशोषित करेंगे, अपनी कोशिकाओं में पहुंचाएंगे, कोशिकाओं में पहुंचाएंगे तो बीज फल सब में आएगा, जब बीज फल सब में आएगा तो वही चीज हम खाएंगे, जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में भी ये सारा का सारा केमिकल पहुंच जाएगा और हमारे शरीर के लिए जहरीला होगा, हानिकारक होगा। तो यही चीज वहां पर हुई है केरला में, कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा कीटनाशकों का जब उपयोग किया गया तो इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, कि बहुत ज्यादा लोगों को गंभीर बीमारियां होने लगी, विभिन्न प्रकार के तंत्र की बीमारियां यानी कि नर्वस सिस्टम की बीमारियां होने लगी, लिवर से संबंधित डिसीजेस होने लगी, इससे अलावा और अंग भी जो प्रभावित होने लगे। तो ऐसी कंडीशन में जब लोग बीमार होने लगे तो फिर उन लोगों ने मुआवजा मांगा कि भाई खेतों में इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है, हम बीमार पड़ गए हैं, हम अपनी वजह से नहीं बीमार हुए हैं, जब किसानों ने या आपकी सरकारी संस्थाओं ने बहुत ज्यादा इसका यूज किया है तो उसकी वजह से हम बीमार हुए, तो हमें क्या चाहिए, मुआवजा चाहिए। तो उसको मुआवजा न देने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उन जोखिम पीड़ितों को क्या किया है कि मतलब केरल सरकार को फटकार लगाई, भैया इनको कुछ मुआवजा दो, कुछ इनकी मदद करो और आगे जो है इस तरीके के कीटनाशकों का उपयोग ना किया जाए, इस पर काम किया। इसीलिए ये काफी चर्चा में रहा। तो आपसे सिर्फ इसमें पूछा जा सकता है इंडोसल्फान क्या है, तो आप बताइएगा ये कीटनाशक है और इसको थियोडॉन नाम से जाना जाता है, यानी कि बाजार में जो इसको बेचा जाता है वो थियोडॉन नाम से इसको बेचा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, मस्तिष्क का क्रियाशील पदार्थ, ठीक है, मस्तिष्क का क्रियाशील पदार्थ अथवा ग्रे मैटर, ठीक है। अभी चर्चा में ये इस वजह से रहा बच्चों क्योंकि एक रिसर्च आया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सत्यम कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें यह देखा जा रहा है, सत्यम कार्यक्रम में, जिसके बारे में आगे बताऊं आपको, कि सत्यम कार्यक्रम के बारे में यह माना जाता है, ये सत्यम प्रोग्राम जिसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सत्यम का फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो योग और ध्यान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये के कार्यक्रम के बारे में, तो ये सत्यम प्रोग्राम है। तो ये जो सत्यम प्रोग्राम है 2015 में डीएसटी द्वारा अपने संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल यानी कि कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इनिशिएटिव के तहत की गई थी इसकी शुरुआत। इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर योग और ध्यान के प्रभावों और स्वस्थ लोगों के साथ साथ विकारों वाले रोगियों में संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली पर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना। मतलब यह देखना कि क्या योगा का, मेडिटेशन का वाकई में
किसी बीमारी पर कोई खास असर पड़ता है कि नहीं पड़े, उसके ट्रीटमेंट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, या हमें स्वस्थ रखने में कहीं ना कहीं इस योग और मेडिटेशन का कोई यूज है या नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ हवा हवा है, सिर्फ मतलब भौकाल भौकाल है, सिर्फ भौकाल ही ना रहे, वाकई में इसका वाकई में हमारे शरीर पर कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसके लिए एक रिसर्च, ये पूरा अनुसंधान करने के लिए ये सत्यम प्रोग्राम को शुरुआत की गई कि क्या योग और ध्यान का वाकई में हमारे शरीर पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसके लिए पूरा का प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम सत्यम रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया, बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारा रिसर्च को बढ़ावा दिया गया, लोगों ने रिसर्च लिखा। तो अभी हाल में ये देखा गया, हाल में इस पर एक बहुत बड़ी जानकारी मिली कि अगर हम लोग योग करते हैं या फिर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अल्जाइमर रोग जो कि ब्रेन से रिलेटेड रोग है, जिसमें इंसान को याददाश्त भूल जाती है, धीरे धीरे बहुत सारी इसमें समस्याएं हो जाती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है। तो अल्जाइमर रोग वाले रोगियों के दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा को बढ़ा सकता है, ऐसा सिद्ध हुआ है। मतलब अगर आप योग और मेडिटेशन करते हैं तो अब ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो रहा है कि योग और मेडिटेशन, ठीक है, आपके ब्रेन के तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों को बेहतर कर सकता है, मतलब बीमारियों को दूर कर सकता है। और ऐसा देखा गया कि अल्जाइमर रोग जिन लोगों को हो गया था, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारी है, तो उनके जो ग्रे मैटर होता है, दिमाग में ग्रे मैटर होता है, उस ग्रे मैटर को बढ़ाने का काम करता है। ग्रे मैटर जब बढ़ता है तो दिमाग जो है और स्वस्थ होता है, तो उसको बढ़ाने का काम करता है। अब ग्रे मैटर जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स से बना होता है, यानी न्यूरॉन से अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से बना होता है, और ये जो है मस्तिष्क में भी पाया जाता है, ब्रेन स्टेम में भी पाया जाता है, सेरिबेलम में भी मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी में भी मौजूद होता है। हर जगह पर ये ग्रे मैटर यानी धूसर पदार्थ मौजूद होता है। ठीक है, और धूसर पदार्थ, इसका काम क्या होता है ग्रे मैटर का बच्चों? ग्रे मैटर का जो काम होता है वो होता है सुनने, ठीक है, देखने, सुनने, स्मृति यानी याददाश्त, भावनाओं, भाषण, निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण करने में, ठीक है, मांसपेशियों के नियंत्रण करने में, ठीक है, संवेदी धारणा को, संवेदनाओं को समझने में, महसूस करने में, इन सब में ग्रे मैटर का काम होता है। इसके अलावा एक व्हाइट मैटर भी होता है। ठीक है, ये माइलिन शीट के साथ कवर किए गए ट्रैक्ट के फाइबर होते हैं जो परत को एक अपारदर्शी सफेद रूप देते हैं। तो व्हाइट मैटर होता है और ग्रे मैटर होता है। तो ये देखा गया कि जो ग्रे मैटर है, जो इन सारी ग्रे मैटर जो है इन सारी की सारी जो हमारी तंत्रिका तंत्र की जो कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, उनको बेहतर करता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका ग्रे मैटर बढ़ता है और आपके तंत्रिका तंत्र का जो पूरा स्वास्थ्य होता है वो बेहतर होता है। ये प्रूव हो चुका है। और खास करके अल्जाइमर रोग के जो पीड़ित होते हैं उनके अंदर ये चेंजेस देखे गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है भैया। अगर अल्जाइमर रोग वैसे ट्रीट होने वाला रोग नहीं है, बहुत उसका ना कोई इलाज है, अगर सही माने में पूछा जाए है भी तो बहुत ही रेयर है, उसका इलाज भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उसका इलाज संभव हो पाता है। तो अगर मेडिटेशन और ध्यान से अगर ये सब काम हो जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये अब प्रूफ काफी कुछ हो चुका है। ठीक है, काफी कुछ हो चुका है। तो ये सत्यम प्रोग्राम के बारे में आपने जान लिया। संश्लेषित जीव विज्ञान, सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी को भी मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता दूं। सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, ठीक है, मदद से एक क्या किया जा रहा है कि सिंथेटिक बायोलॉजी मतलब कि आप जो नेचुरल डीएनए है, ठीक है, नेचुरल डीएनए है, पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस डीएनए को हमें यूज करना है। मान लीजिए जीन चिकित्सा में, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जीन चिकित्सा में मुझे ये स्वस्थ डीएनए चाहिए, ये स्वस्थ डीएनए चाहिए, तो हम क्या, स्वस्थ डीएनए चाहिए जो हम बीमार के इंसान के अंदर प्रत्यारोपित कर सकें। वही मैंने कहा था ना, जीन को कट करेंगे तो जीन, खराब जीन को निकाल देंगे, अच्छा जीन प्रवेश करा देंगे। लेकिन अच्छा जीन कहां से आएगा? स्वस्थ मनुष्य से आएगा। तो हम चाहते हैं स्वस्थ मनुष्य से ना आए, ठीक है, हमें नहीं जरूरत है, हम इसको लैब के अंदर तैयार करेंगे। यानी इस डीएनए को या इस जीन को जो कि हम जीन चिकित्सा में उपयोग करेंगे, उसको हम कहां तैयार करें? लैब के अंदर, सिंथेटिक तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से। यानी डीएनए में जो जो चीजें रॉ मटेरियल लगते हैं, कच्चा माल लगता है, उसका उपयोग करके, यानी कि उसके अंदर जो फॉस्फेट लग रहा है, उसके अंदर जो पेंटोज शुगर लग रही है, उसके अंदर जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जिस नाइट्रोजनी पदार्थों से बना हुआ, उसको लेकर हम अपने आप जो है इस पर्टिकुलर डीएनए को या पर्टिकुलर जीन को तैयार करें, और फिर इस जीन को हम क्या करें कि
उस जिसको प्रत्यारोपित करना है उसको मैं प्रत्यारोपित कर दे, हम किसी दूसरे मनुष्य से न ले। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है सिंथेटिक बायोलॉजी का, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित जीव विज्ञान का एक उदाहरण। इसी तरीके से हम ऐसे भी जीन बना सकते हैं, ऐसा भी डीएनए बना सकते हैं जो कि प्रकृति में ना अवेलेबल हो, या प्रकृति में अवेलेबल हो यानी प्राकृतिक रूप से अवेलेबल हो लेकिन बहुत रेयर हो, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट हो, बहुत ही मुश्किल से मिलता हो। तो उन सब चीजों को जब हम लैब के अंदर बना लेने लगेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से बनाने लगेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा है, संश्लेषित जीव विज्ञान को विज्ञान कहा है। तो इसी को बढ़ावा देने की बात चल रही है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जब संश्लेषित जीव विज्ञान होगा तो इसमें यही बातें लिखी हुई कि संश्लेषित जीव विज्ञान अप्राकृतिक जीवों या कार्बनिक अणुओं को बनाने के लिए आनुवांशिक अनुक्रमण, संपादन और संशोधन का उपयोग करने के लिए विज्ञान को संदर्भित करता है जो जीवित प्रणालियों में कार्य कर सकते हैं। बस समझ में आया, वही वाली बात कि जो चीज हमारे जीवित प्रणालियों में काम करती है उसको हम बनाएंगे, लेकिन उसको हम जब बनाएंगे बच्चों तो उसमें हम किसी दूसरे से ना लेकर उसको लैब के अंदर बनाने का काम करेंगे, उसको संश्लेषित करने का काम करेंगे। आगे बात समझ में, तो वही चीज इसमें इसको कहा गया है। और अगर इस तरीके से हो जाएगा तो हम बहुत सारी प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम इसकी मदद से बना सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो ये बताएगा ना कि मतलब इसमें हमने प्रोग्राम सेल टू बिकम सेलुलर फैक्ट्री, ऐसी कोशिकाएं बना सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हम कोशिकाएं भी बना सकते हैं और कोशिकाएं बनाकर हम इससे कुछ विशेष प्रकार की दवाएं उत्पन्न करवा सकें। अपने आर्टिफिशियल तरीके से कुछ कोशिकाएं बनाकर इनसे विशेष प्रकार की दवाएं उत्पन्न करवा सकते हैं, हार्मोन्स उत्पन्न करवा सकते हैं, एंजाइम्स उत्पन्न करवा सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इलाज में या और भी चीजों के इलाज में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका यूज बहुत जगह है सिंथेटिक बायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च के लिए, इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च के लिए इसका यूज हो सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसका यूज हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में इसकी मदद की जा सकती है, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग, मतलब इन सब चीजों का ये सारी चीजें जब मिलेंगी, मतलब ये सारी की सारी जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग साइंस है, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, सब चीजें जब मिलेंगी तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी तैयार होगी। और इसके अलावा जो सिंथेटिक बायोलॉजी से जो जीव तैयार होंगे या डीएनए तैयार होंगे, आरएनए तैयार होंगे या जीव तैयार होंगे, उनका उपयोग विभिन्न प्रकार से एग्रीकल्चर में इनका उपयोग किया जा सकता है, जीन चिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है या विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। तो जो सिंथेटिक बायोलॉजी होती है उनमें सबकी हेल्प ली जाती है, कंप्यूटर साइंस की भी, फिजिक्स की भी, इंजीनियरिंग साइंस की भी, केमिस्ट्री की भी, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल बायोलॉजी, बायो सबकी मदद लेकर हम सिंथेटिक बायोलॉजी यानी सिंथेटिक जीव यानी संश्लेषित जीव को बनाते हैं या उसके पदार्थों को बनाते हैं और फिर उनका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से बीमारियों को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर में और भी बहुत जगहों पर किया जा सकता है। तो इसे ही संश्लेषित बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो संश्लेषित जीव विज्ञान मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। इसका उपयोग जो है फैशन उद्योग में, कृषि में, फार्मास्यूटिकल दवाएं बनाने में, टीकाकरण कार्यक्रम में, यानी कि वो जैसे हम लोगों ने अभी ना जो देखा था एमआरएनए वैक्सीन, तो एमआरएनए हम जो है लेते हैं वायरस से, हम वायरस से ना लेकर एमआरएनए हम लैब में बना लेंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है, जैसे CAR-T सेल थेरेपी कर रहे थे तो उसमें जो काइमेरिक रिसेप्टर्स थे उनको हम किसी जीव से लेते थे, हम अपने आप बना लेंगे। ठीक है, यही चीज हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हाँ, अब ये सारी चीजें, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रयोगशाला में संवर्धित मांस बनाया जा रहा है, यानी लैब ग्रोन मीट बनाया जा रहा है। यानी अब जो है, अब जानवरों को, अगर आपको मीट खाने का शौक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है, आप जो है लैब में बना हुआ संश्लेषित जो है मीट खा सकते हैं। आपको नहीं जरूरत है कि आप किसी जीव को कत्ल करें। ठीक है, अब आ गया है, मार्केट में आ गया संश्लेषित संवर्धित मांस या संश्लेषित मांस जो है लैब में आ गया। तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार प्रयोगशाला में संवर्धित या उत्पादित मांस को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। अब तक सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश था जिसने कल्टीवेटेड मांस उत्पादों की बिक्री को मंजूरी दी थी। मतलब अब अमेरिका में भी जो मांस बेचा जाएगा वो जरूरी नहीं कि किसी भी जीव जंतु को काट कर ही पैदा किया हुआ मांस हो, बल्कि वो लैब के अंदर तैयार मांस बनाकर आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से तैयार मांस को बनाकर उसको खाने के लिए बेचा जाएगा। अब ये तैयार कैसे किया जाता है? बहुत आसान है। कैसे ये तैयार किया जाता है? इसमें मामला ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए गाय, भैंस या बकरी जो भी हो, वो उसे ले लिया जाता है। इसकी जो मसल सेल्स होती हैं, जो मसल्स की कोशिकाएं होती हैं, जो इसकी जो मांसपेशियां होती हैं, जिसे हम खाना
पसंद करते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग इसे खाना पसंद करते हैं, तो इसकी जो मांसपेशियां होती हैं बच्चों, इन्हीं मांसपेशियों को लिया जाता है और उनमें से मांसपेशियों की एडल्ट स्टेम सेल, यानी इन मांसपेशियों को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें स्टेम सेल कहा जाता है, एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं। मांसपेशियों की नई कोशिकाओं को बनाने वाली सेल जो होती हैं वो वयस्क स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है, वयस्क स्टेम कोशिकाएं। तो ये जो वयस्क एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं वो कहां से निकाली जाती है? किसी जानवर के मांसपेशियों से। तो मांसपेशियों से क्या निकाली जाती है? एडल्ट स्टेम सेल, यानी कि वह स्टेम कोशिकाएं जो कि मांसपेशियों को उत्पन्न कर सकती हैं। तो इन्हें क्या करते हैं? जानवरों के मसल से यानी मांसपेशियों से एडल्ट स्टेम सेल निकालते हैं। फिर इस एडल्ट स्टेम सेल को हम क्या करते हैं? लैब में ले जाते हैं, ये ठीक है, लैब में ले जाते हैं। फिर इसको चारों तरफ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको हर तरीके से पोषक पदार्थ इसको दिया जाता है इन स्टेम सेल को। ये स्टेम सेल को जब पोषक पदार्थ मिलता है तो ये स्टेम सेल ग्रो करती हैं, नई कोशिकाएं बनाती हैं। नई कोशिकाएं कौन सी बनाएंगी? वही मसल सेल्स बनाएंगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्टेम सेल्स किसी भी अंग की निकाली जाए, अगर स्किन की स्टेम सेल निकाली जाएगी तो जब उसको ग्रो कराया जाएगा तो वो डुप्लीकेट, मतलब जब वो विभाजित होंगी तो स्किन की सेल बनाएंगी। तो जैसे हमने मसल की सेल को निकाला है जानवर की, तो मसल सेल की जो स्टेम सेल होंगी जब वो विभाजित होंगी तो मसल्स बनाएंगी, ठीक है। तो जब हम इसकी एडल्ट स्टेम सेल को निकालेंगे, लैब में ले जाएंगे, उसको पोषक पदार्थों के बीच में रखेंगे, उसको पोषण देंगे, अलग अलग तरीके का उसमें जो भी जरूरी पोषण पदार्थ होगा सब इसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मसल्स होंगी, ये एडल्ट स्टेम सेल होंगी, वो विभाजित होंगी और मसल्स, नई मसल्स कोशिकाओं को, यानी कि जो मांसपेशियों की कोशिकाओं को जन्म देंगी। इस तरीके से मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं वो ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, बड़ी होंगी, बड़ी होंगी, बड़ी होंगी और बढ़ते बढ़ते खूब सारी मांसपेशियों की कोशिकाएं जब बन जाएंगी, खूब सारी मांसपेशियां बन जाएंगी, तो इन्हीं मांसपेशियों को, जब ये मांसपेशियां बनेंगी, मांसपेशियां मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, तो इन मांसपेशियों को अलग करके और उनको जो है वो मतलब अलग करके उनको जो है वो पैकेटों में भरकर हम लोग क्या करेंगे? इसको बाजार में बेच देंगे, ठीक है। और फिर इसमें बर्गर में और जहां जहां उसको खाना होगा उसका यूज करेंगे। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा, जानवर की कुछ मांसपेशियों से निकली हुई एडल्ट स्टेम सेल ली जाएंगी। ये एडल्ट स्टेम सेल को हम पोषक पदार्थों में रखेंगे। पोषक पदार्थों में हम चाहें तो, अच्छा, इससे ये भी फायदा है कि इसमें अगर हम कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, हम चाहते हैं कि इसमें फैट कम हो, ठीक है, फैट कम हो, इसके अंदर जो है वो जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो कम हो, इसके अंदर अच्छी चीजें चली जाएं, इसमें कुछ विटामिन चले जाएं, इसके अंदर कुछ मिनरल्स चले जाएं जो कि स्वास्थ्य के लिए मतलब लाभदायक हो। तो हम जब लैब के अंदर इस एडल्ट स्टेम सेल को रखेंगे और इसको पोषक पदार्थ देंगे तो वही पोषक पदार्थ हम इसको प्रोवाइड करेंगे जो हम अपने मीट में ज्यादा चाहते हैं। तो जब इसमें पोषक पदार्थ, मान लीजिए कुछ विशेष विटामिन इसके अंदर डाल दिया गया, कुछ प्रोटीन डाल दिया गया, विशेष प्रोटीन जो लाभदायक है, कुछ ऐसी चीजें जो हानिकारक है उसको नहीं इसके अंदर डाला गया, तो इससे क्या होगा? जब एडल्ट स्टेम सेल जो ग्रो करेंगी, विभाजित होंगी, तो जब नई कोशिकाएं बनाएंगी तो इन्हीं पोषक पदार्थों को खा के बनाएंगी, इन्हीं पोषक पदार्थों को यूज करके बनाएंगी। तो जब ये पोषक पदार्थ में हम कंट्रोल्ड वे में वही विटामिन, वही मिनरल, वही प्रोटीन डालेंगे जो कि हम ग्रो कराना चाहते हैं उस मसल कोशिकाओं के अंदर, तो एग्जैक्टली वही चीजें जाएंगी जो हम नहीं इसके अंदर रखना चाहते हैं। कोई फैट नहीं चाहते हैं तो फैट वाली न्यूट्रिशन हम इसको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से इसमें जब ये ग्रो करेंगी, यानी ये एडल्ट स्टेम सेल जब नई कोशिकाओं को जन्म देगी तो उन्हीं पोषक पदार्थों को मतलब कंज्यूम करके यूज करके ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद जब वो मांसपेशियां बड़ी होंगी, यानी कि ये एडल्ट स्टेम सेल से जब मांसपेशियां, नई मांसपेशियां बनेंगी, तो वो मांसपेशियों में न्यूट्रिशन भी ज्यादा होगा, हार्मफुल मटेरियल्स कम होंगे और फिर उसके बाद जब ये मांसपेशियां बड़ी हो जाएंगी, यानी ग्रो कर जाएंगी, तो उनको काट के उनके पैकेट बना के बाजार में बेच दिया जाएगा। तो इस तरीके का होता है आपका जो आर्टिफिशियल तरीके से ये मांस वगैरह बनाया जा रहा है। तो होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसको अमेरिका ने भी अप्रूव कर दिया, अभी भारत ने अप्रूव नहीं किया है। तो प्रयोगशाला में विकसित मांस इन विट्रो मसल टिश्यू ग्रोथ की 100 साल से अधिक पुरानी तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा। और इसके बाद मैंने सारी बातें वही सब बता दी हैं जो इसमें उसमें कहानी की तरह लिखी हुई है, मैंने वहां पर आपको उसको सिंपल भाषा में बता दिया। अब यहाँ पर काफी चर्चा में रही है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। DMH11 जो है वो धारा मस्टर्ड एक तरीके की सरसों की प्रजाति है, जिसको GEAC यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने पूरी तरीके से मान्यता देती है। अब ये मार्केट में खेतों में बोई जा रही है, मार्केट में ये अवेलेबल हो रही है। ये जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है बच्चों, ये जो है वो दो तरीके के उसमें
इसमें 3 तरीके के, स्पेशली वैसे तो 2 तरीके के जीनों का नाम आता है, लेकिन 3 तरीके के जीनों का यूज किया जा रहा है। एक बार जीन यूज किया गया है, एक बार्नेस जीन यूज किया गया है, ठीक है, बार्नेस जीन यूज किया गया, और एक बारस्टर जीन यूज किया गया है, ठीक है, बारस्टर जीन का यूज किया गया। तो 3 जीनों का उपयोग इसमें किया गया है, बार्नेस, ठीक है, बार्नेस और बारस्टर जीनों का उपयोग करके इस सरसों को बनाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट CGMCP ने DMH11 जीन का निर्माण किया, जिसने 2 विदेशी जीन शामिल हैं जिन्हें मिट्टी के जीवाणु किससे प्राप्त किया गया था, बैसिलस एमाइलो लिक्विफिशियंस से इसको तैयार किया गया, ठीक है। ये इससे इन जीनों को कहां से प्राप्त किया गया, बैसिलस एमाइलो लिक्विफिशियंस नाम के जो जीवाणु है उससे इसको लिया गया और इसको ऐड किया गया। किस प्रजाति में इसको ऐड किया गया, अर्ली हीरा 2 नामक एक पूर्वी यूरोपीय उत्परिवर्ती मतलब प्रजाति थी सरसों की, और भारतीय सरसों की किस्म थी वरुण, ठीक है, बार्नेज लाइन इसका नाम है। तो अर्ली हीरा 2 और बार्नेज लाइन के साथ मिलाकर ये नया सरसों की प्रजाति बनाई गई, जिसका नाम क्या है, DMH11 है, ठीक है। और इसमें बार्नेज नाम का प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो उत्पादन को कम करता है और पौधे को नर बांझ में संविष्ट कर देता है। वो अलग बात है, कम नहीं करता है, बल्कि इसमें क्या होता है, बारस्टर जीन है जो बार्नेज जीन को काम करने से रोकता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसका ये इतनी उसमें मत जाइए, इतना समझिए कि इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो ये हम लोगों ने जो जीन यूज किया, बारस्टर और बार्नेस, इस जीन का उपयोग करके हमने इन 2 प्रजातियों अर्ली हीरा 2 और साथ ही साथ सरसों की किस्म वरुण के साथ हमने मिलकर इस नई प्रजाति को बनाया है, DMH11 इसे कहा जा रहा है बच्चों। तो ये DMH11 माना गया था कि लगभग ये जितनी भी हमारे भारत देश में प्रजातियां हैं सरसों की, उनसे 40% ज्यादा उत्पादन क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती इसकी अभी क्या रुझान आए हैं, उसमें माना गया है कि लगभग 22% जो है इसकी उत्पादकता और जो जितनी भी सरसों भारत में पाई जाती है उनसे ज्यादा है। इसके बारे में एक और गड़बड़ बात, जो इसके खिलाफ जो विरोध की बात हुई थी कि इसका काफी विरोध हो रहा था कि भाई इसको जो है वो नहीं मार्केट में लाना चाहिए, वो ये हो रहा था कि जो बहुत ही इसमें क्या है कि ये जो सरसों का पौधा है बच्चों, ये सरसों के पौधे जहां पर भी बोए जाते हैं वहां पर छोटे छोटे कुछ और पौधे भी जन्म ले लेते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं खरपतवार, ठीक है, इन्हें वीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ये खरपतवार क्या करते थे कि इन पूरे के खेत के सारे न्यूट्रिशन को खा जाते थे और इन सरसों को न्यूट्रिशन इसी वजह से नहीं मिल पाता था और इसकी वजह से सरसों के पौधे छोटे रह जाते थे, सही उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो कई ऐसे ये जो खरपतवार हैं, इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी जो है, बहुत सारे रसायन हैं खरपतवार नाशी की तरह उपयोग में लाए जाते हैं, जिनका छिड़काव किया जाता है। जब छिड़काव किया जाता है तो ये खरपतवार नाशी जो है मर जाते हैं, लेकिन इस खरपतवार जो केमिकल होता है, जो रसायन होता है जिसका छिड़काव किया जाता है, वो खरपतवार नाशी जो रसायन होता है उसका छिड़काव करते वक्त ये सरसों के पौधों पर भी गिरता था। सरसों के पौधों पर गिरता था तो सरसों के पौधे भी नष्ट हो जाते थे, बहुत सारा उनको दुष्प्रभाव पड़ता था। तो पता लगा दुश्मन को मारने के चक्कर में कुछ गोलियां इनको भी लग गई, तो ये भी छोटे रह गए या खराब हो गए या जल गए, तो ये बड़ा नुकसान होता था। इस वजह से खरपतवार नाशी बहुत अच्छा, अगर खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करेंगे तो ये नहीं मरेंगे, ये इसका न्यूट्रिशन खींच लेंगे। खरपतवार नाशी का अगर उपयोग बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर ये भी मरेंगे और ये भी मर जाएगा, क्योंकि ये भी तो पौधा है, वो रसायन इस पर भी बुरा दुष्प्रभाव डालते थे, तो ये भी ग्रो नहीं कर पाता था, तो किसान बड़े परेशान थे। तो ये जो DMH11 है, DMH11 है बच्चों, इसमें जो है इसमें एक ऐसा जीन डाल दिया गया, खास करके बार जीन के बारे में कहा गया है, जो स्पेशली डाला गया है। तो उसमें क्या ऐसा जीन डाल दिया गया जिससे क्या है कि जो खरपतवार नाशी रसायन होते हैं उनका असर इस पर होगा ही नहीं। तो अब क्या होगा कि अगर आप छिड़काव करेंगे खरपतवार नाशी का तो ये खरपतवार तो मर जाएंगे, लेकिन इस हमारे सरसों पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो आप लोग तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। नहीं सर, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, समझिए। अब खरपतवार को नाशी जो होगा, जो रसायन है, जो खतरनाक रसायन है, जो पेड़ को जला देता है, इतना खतरनाक रसायन, जब इसका छिड़काव हम पहले क्या होता था, हम संभल के करते थे, जिससे सिर्फ ये हमारे खरपतवार नाशी मरते थे, क्योंकि हमें डर रहता था कि वो जो रसायन होंगे
वो रसायन जो होंगे हमारे सरसों के पौधे को भी जला देंगे। तो इसलिए हम बहुत संभल संभल के खर्च करते थे। लेकिन जब किसानों को ये बात पता चल जाएगी कि खरपतवार नाशी का इस पर असर ही नहीं होता है, उस रसायन का इस पर कोई असर ही नहीं होता, तो फिर वो क्यों डरेगा? वो खूब छिड़काव करेगा, उठा उठा के फेंकना शुरू करेगा कि अब क्या, अब ऐसे से थोड़ी ना डालना है। अब उसके ऊपर क्योंकि मेहनत उसमें लगती थी, बहुत दिमाग लगता था, यहाँ डालो यहाँ ना डालो, ठीक है, कि हमारा पेड़ ना जल जाए। अब जब ये खरपतवार नाशी का जो रसायन है उसके खिलाफ काम ही नहीं, मतलब ये उससे रेजिस्टेंट पैदा कर लेगा, यानी उस पर असर ही नहीं होगा उसका, तो किसान फिर जब ये बात उसको पता चल जाएगी तो फैला फैला के फेंकेगा खेतों में, जिससे खरपतवार नाशी तो मर जाएंगे और इसको कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, वो जो रसायन होंगे, जो हार्मफुल, जो खतरनाक तरीके के रसायन होंगे, वो रसायन जमीन में जाएंगे, जमीन से फिर पानी से अवशोषित हो, जमीन के अंदर बैठेंगे, अवशोषण हो जाएगा भूमि में, फिर भूमि से कि फिर पौधों, ये जो हमारी सरसों है, सरसों के पौधे उन्हीं रसायनों को खींचेंगे, मतलब जड़ों से खींचेंगे न्यूट्रिशन के माध्यम से, और फिर उसके बाद जो है ये अपने पौधों में, पत्तियों में, फलों में, साथ ही साथ सरसों के दानों में आएगा, और फिर उसके बाद उससे जो तेल निकलेगा उसमें भी वो केमिकल आएगा। और जब उस केमिकल को आप कंज्यूम करेंगे, उस तेल को जब कंज्यूम करेंगे, यानी कि इससे जो सरसों पैदा होगी उसके तेल में भी आ जाएगा भाई, वो सारा का सारा रसायन जो है जमीन से जब पौधा खींचेगा तो उसके पत्तियों में भी आएगा, सरसों के दानों में भी आएगा, और जब सरसों के दानों में आएगा, जब उससे तेल आप निकालेंगे तो तेल में भी वो केमिकल आएगा। जब वो तेल में केमिकल आएगा आप उसे खाएंगे, और जब खाएंगे तो इतना हार्मफुल, इतना खतरनाक था कि इन पौधों को जला दिया। तो वो माना जा रहा है, ये बात व्यक्त की जा रही है कि पूरी दुनिया में कई रिसर्च ने बताया है कि वो जो केमिकल खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जाता है खेतों में, और अगर बहुत ज्यादा उपयोग में आएगा और हमारे खाने में आ जाएगा, वो हमारे तेल में आ जाएगा, तो वो हमें बहुत गंभीर बीमारियां, हमारी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां, हमारे शरीर के अन्य अंगों से जुड़ी बीमारी, यहां तक कि यह बात प्रूव हो चुकी है कि उससे कैंसर के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो लोगों की जान ले लेगा। ठीक है, इसलिए इसका विरोध DMH-11 का बहुत भयंकर रूप से पूरे इंडिया में होने लगा कि DMH-11 को नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की भविष्य में, अभी तो नहीं असर दिखाई पड़ेगा लेकिन लोगों को भविष्य में जान जा सकती है। तो ये प्रोडक्टिविटी तो बहुत अच्छा कर रहा है, 22% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रूव हो चुकी है, लेकिन खरपतवार नाशी से मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं उसका प्रतिरोध, मतलब खरपतवार नाशी इस पर असर नहीं करता, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी, इसलिए इसका काफी जो है विरोध किया जा रहा है कि GEAC जो है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति जो है, वो इसको अप्रूव ना करे। तो पर्यावरण, वन और जलवायु, अच्छा ये है क्या जो अप्रूव करती है? भारत में किसी भी तरीके की अगर जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई कोई भी फसल होती है, कोई भी चीज होती है, तो उसको अप्रूव करने का काम कौन करता है? यही करती है, GEAC करती है, जिसका फुल फॉर्म है आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी करती है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर GEAC आती है, भारत की शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण है के रूप में कार्य करती है। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित इसको किया गया था। GEAC की अध्यक्षता MOEF एंड क्लाइमेट चेंज के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव करते हैं। सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि करता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। GEAC पर्यावरण में GM जीवों और उत्पादों अक्सर हानिकारक माने जाने वालों के जारी करने के लिए अनुरोधों के मूल्यांकन के लिए प्रभावी एजेंसी है। मतलब किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट ना हो, जेनेटिकली इंजीनियर से पैदा किए गए जो जीव जंतु हैं उनका साइड इफेक्ट ना हो, तो उसको मूल्यांकन करने के लिए इस समिति को बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हो गई। अब बात करते हैं हम लोग, भारतीय जैविक डेटा केंद्र बनाया गया है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र, जिसे इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहा जा रहा है। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC को आधिकारिक तौर पर हरियाणा के फरीदाबाद में खोला गया है। फरीदाबाद में इसको खोला गया है। ठीक है, जैविक डेटा जीवित जीवों के बारे में, मतलब जितने भी हमारी बहुत सारी जैविक डेटा होता है, जिसमें हमारे DNA सुरक्षित रहेंगे, कोशिकाएं सुरक्षित रहेंगी, और भी बहुत तरीके से जीवों का डेटा जो है इकट्ठा एक जगह पर किया जाएगा, जिससे कि हम उसके बारे में अनुसंधान कर सकें। अगर कोई जाति प्रजाति विलुप्त हो जाए तो उसको फिर से जीवित कर सकें, या उसको विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में उपयोग में ला सकें। ठीक है, तो जैविक डेटा जीवित जीवों के बारे में सभी जानकारी को संदर्भित करता है, जैसे न्यूक्लिकम,
प्रोटीन अनुक्रम, मेटाबोलाइट्स और अन्य आणविक और कार्यात्मक गुण को। आईबीडीसी जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह कल्पना की गई है कि यह भारत में उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा के लिए प्रमुख डेटा भंडार बन जाएगा। मतलब किसी को भी कोई भी डेटा चाहिए होगा, किसी भी रिसर्च के लिए डेटा चाहिए होगा, तो इसका जो है यूज कर सकता है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र का यूज कर सकता है। यहां पे कोशिश की जाएगी भारत में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब का जैविक डेटा, उसका डीएनए, उसका जीनोम, उसका जीन, उसकी कोशिकाएं, उसकी टिश्यू, उन सबको संरक्षित करके रखा जाए, जिससे कि उन पर रिसर्च किया जा सके या डेटा उपलब्ध उनका कराया जा सके। ठीक है। इसके अलावा पिछले साल जारी किए गए बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों के अनुसार आईबीडीसी को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान द्वारा उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने की आवश्यकता है। अच्छा, सिर्फ डेटा सिर्फ इसी तरीके से डीएनए आरएनए के फॉर्म में, बल्कि उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होंगी किसी जीव जंतु के बारे में, उसको भी फीड करके वहां पर रखा जाएगा। ठीक है। जो भी अनुसंधान होंगे उनका जो डेटा होगा उनको भी फीड करके वहां पर रखा जाएगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर की जाएंगी। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है इंकोवैक। इंकोवैक क्या है? भारत में बायोटेक कंपनी जो है उसकी, भारत बायोटेक की ये इंकोवैक वैक्सीन मार्केट में आई है, जो दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है, यानी इसको नाक से दिया जा सकता है। यानी ऐसी कोविड वैक्सीन है जिसको नाक से दिया जा सकता है, यानी नेजल वैक्सीन है। इसको कुछ नहीं, 2 बूंद जिंदगी की मुंह में नहीं दी जाएगी, 2 बूंद जिंदगी की नाक में दे दी जाएगी। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है, नाक में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन है, वह जो आपातकालीन उपयोग के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है। क्या नाम है बच्चों इसका? इनकोवैक नाम है, इनकोवैक इसका नाम है। ठीक है। तो ये पूरी तरीके से बना ली गई है। इसको ये जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी बैक्टीरिया या वायरस के अंदर इस वायरस के जीनों को ऐड करके और फिर उसके बाद इनको बनाया गया होगा। इसे क्या बोलते हैं, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, उसकी मदद से इसको बनाया गया है। और ये पूरी तरीके से एंटीबॉडी तैयार करने में ये सहायक होगी। और इवन कि ये एंटीबॉडी जब नेजल स्तर पर बनाई जाएगी तो हमारे ओरल कैविटी, यहीं पर एंटीबॉडीज इतनी डेवलप हो जाएंगी कि अगर नेजल, यानी आपको पता है ना, कोरोना वायरस जो है नाक से या मुंह से ही अंदर करेगा, खास करके नाक से फेफड़ों तक जाएगा। तो जैसे ही नाक तक कोरोना वायरस पहुंचेगा तो ये वहीं पर उसको वहां पर बनी हुई जो एंटीबॉडीज होंगी उनको निष्क्रिय कर देगा कोरोना वायरस को। कोरोना वायरस अंदर फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो रक्त प्रतिरक्षा के अलावा अतिरिक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या नाक और मुंह और फेफड़ों की परत के ऊतकों में प्रतिरक्षा को सक्रिय कर देती है। ठीक है। तो ये इनकोवैक्स वैक्सीन हो गई। जैव प्लास्टिक ब्रिटिश कंपनी के हाल ही में दुनिया का पहला जैव प्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। जैव प्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। किसने कहा है? एक ब्रिटिश कंपनी ने। ये जैव रसायन, तो जिससे उसे उम्मीद है कि अत्यधिक जहरीले पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के उपयोग को यह कम कर देगा। ठीक है। मतलब ये जैव प्लास्टिक बनाने का दावा किया गया, बायो प्लास्टिक बनाने का दावा किया। बायो प्लास्टिक में मतलब ये होता है कि जैसे प्लास्टिक होती है ना, तो प्लास्टिक जो होती है वो एक तरीके से पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है, जो कि हार्मफुल जो है वो केमिकल्स होते हैं, उनके पॉलीमराइजेशन टेक्निक से बनाई जाती है। लेकिन इसको जो बनाया जाएगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि आपका सेलुलोज से। ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, ऐसे मटेरियल जो कि आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, आसानी से जो है वो मतलब वो कह सकते हैं कि आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएंगे, आसानी से जो है वो मतलब खत्म, मतलब पर्यावरण में जो है वो जमीन उमीन में मिलकर खत्म हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि सैकड़ों सालों तक प्लास्टिक की तरीके से पड़े रहें। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल से इनको मिलकर बायो प्लास्टिक को बनाया जाएगा। तो जैव प्लास्टिक जो है वो तेल या गैस के बजाय किससे बनाई जाएगी? कार्बोहाइड्रेट से बनाई जाएगी, शर्करा से बनाई जाएगी, स्टार्च से बनाई जाएगी। जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी शर्करा और स्टार्च से प्राप्त की जाने का प्लान है। ठीक है। ये जहरीला अपशिष्ट पदार्थ पैदा नहीं करेगी। ये 100% बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अपघटनीय होगी, यानी आसानी से ये पर्यावरण में नष्ट हो जाएगी। ये बहुत सालों तक हमारे पर्यावरण में पड़ी रहकर हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। तो इसका, और अगर इस तरीके से ये बायोडिग्रेडेबल होगी, किससे बनाई जाएगी बच्चों? ये शर्करा से बनाई जाएगी, स्टार्च से बनाई जाएगी, यानी कार्बोहाइड्रेट से बनाई जाएगी, आसानी से खत्म हो जाएगी। और इसका उपयोग जो है वो कृषि, कपड़ा उद्योग, दवा, कंटेनर और पैकेजिंग बाजारों में इसका उपयोग
किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे बनाई जाएगी, तो आप बताइएगा कि इससे ये शर्करा और स्टार्च यानी कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट से तैयार की जाएगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से इसको तैयार किया जाएगा, आसानी से ये डिसॉल्व होकर खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई, जो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनको मैंने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा। अगर आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ता हूं और देखता हूं। तो अगर मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो आप लोगों के कुछ काम आ रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, और सारा जितनी भी मतलब डाउट्स हैं उनको सब अपने दिलो दिमाग से खत्म करते हुए बस कामयाबी के बारे में सोचिए, सक्सेस के बारे में सोचिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।